अस्सलाम वालेकुम। चलें, मशीन लर्निंग की आज से हम कुछ कोडिंग स्टार्ट करेंगे, कुछ इसके जो एल्गोरिथम्स है उसको समझेंगे किस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो आज जो है हमने लीनियर रिग्रेशन को स्टडी करना है। ठीक है, लीनियर रिग्रेशन या सिंपल लीनियर रिग्रेशन को हमने स्टडी करना है। उससे पहले आप लोग एक चीज़ बताएं कि लीनियर रिग्रेशन कौन सी मशीन लर्निंग की टाइप के अंदर फॉल करता है। लीनियर रिग्रेशन मशीन लर्निंग की कौन सी टाइप में फॉल करता है? सुपरवाइज मशीन लर्निंग में फॉल करता है। और सुपरवाइज मशीन लर्निंग की कितनी कितनी टाइप्स होती हैं फर्दर? रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन। रिग्रेशन क्या होती है? जो न्यूमेरिकल आउटपुट पे मतलब जिसका आउटपुट क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो हम, न्यूमेरिकल आउटपुट उसका एक्सपेक्ट करें। ठीक है, वो क्या होता है? वो रिग्रेशन प्रॉब्लम होती है। और क्लासिफिकेशन में जिसमें ऑब्जेक्ट हो, मतलब पार्टनर्स के हिसाब से ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, मतलब पाइथन के हिसाब से स्ट्रिंग बोल सकते हैं, या कैटेगोरिकल डेटा हम जिसमें एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, मतलब यहाँ पे हमारे पास एक डेटा सेट है जिस पर आज हम काम करेंगे, और उस डेटा सेट के अंदर दो कॉलम्स हैं, CGPA और पैकेज। मतलब एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स का कंपैरिजन किया गया है CGPA और पैकेज के बिहाफ पे, कि किस बंदे की CGPA कितनी थी और उसकी जो जॉब लगी है वो कितनी लैख पे लगी है। ठीक है, मतलब क्या उसकी सैलरी डिसाइड हुई है। ठीक है, एनम के हिसाब से, लेकिन ठीक है ईयर के हिसाब से डेटा मौजूद है वो। तो ये हमारे पास एक डेटा मौजूद है और हमने क्या करना है, इस डेटा पे थोड़ा सा लीनियर रिग्रेशन को हमने अप्लाई करके देखना है। सही है, तो आज हम मतलब लीनियर रिग्रेशन पढ़ रहे हैं। सबसे पहली वजह तो इसकी ये कि क्या होता है, ये ईजी टू अंडरस्टैंड है। मतलब ये एक ऐसी चीज़ है जो आप लोगों ने मैथमेटिक्स में पढ़ी हुई है। ये वाली प्रॉब्लम जो होती है वो आपने मैथमेटिक्स में पढ़ी हुई है। तो हम इसकी कुछ मैथमेटिक्स अभी समझेंगे तो आपको थोड़ा सा क्लियर होगा कि आपने जो चीज़ पहले पढ़ी हुई है वही चीज़ यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रही है एल्गोरिथम की फॉर्म के अंदर। ठीक है, अच्छा, अब अगर बात करें ना लीनियर रिग्रेशन की, तो डिफरेंट टाइप्स की रिग्रेशन हमारे पास एग्जिस्ट करती हैं। कौन कौन सी? सिंपल लीनियर रिग्रेशन है, मल्टीपल है, पॉलिनोमियल है एंड रेगुलराइजेशन है। ठीक है, सिंपल लीनियर रिग्रेशन में क्या होगा कि एक इनपुट होगा और एक ही आउटपुट होगा। मतलब इनपुट का कॉलम भी कितने होंगे? एक होंगे, और आउटपुट का कॉलम भी कितना होगा? 1 ही होगा। ठीक है, आउटपुट वैसे एक ही होता है, लेकिन यहाँ पे जो इम्फेसाइज वाली चीज़ है वो क्या है कि इनपुट एक होगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दी है कि हमारे पास डेटा जो मौजूद है उसमें CGPA का एक कॉलम है और दूसरा पैकेज या सैलरी का एक कॉलम है। ठीक है, तो एक हमारा इनपुट है CGPA वाला और उसका आउटपुट क्या है हमारा? पैकेज की फॉर्म के अंदर मौजूद है। ठीक है, सैलरी की फॉर्म के अंदर मौजूद है। तो ये क्या है, इसलिए इसको सिंपल लीनियर रिग्रेशन इसको कहा जा रहा है। मल्टीपल में क्या होगा कि एक से ज़्यादा इनपुट कॉलम्स मौजूद होंगे। ठीक है, एक से ज़्यादा इनपुट कॉलम्स होंगे और आउटपुट में क्या होगा, आपके पास एक ही कॉलम हमें देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, उसकी एग्जांपल क्या हो सकती है मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन की, कि हमें CGPA देखने को मिलेगी। कहाँ गया? CGPS नहीं है, CGPA। ठीक है, यहाँ भी CGPS लिखा हुआ है। ठीक है भाई, तो एक से ज़्यादा इनपुट हमें जिस डेटा सेट में देखने को मिल जाए प्रॉब्लम में, वो क्या होगा, हमारा मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन की प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो फर्दर हम पॉलिनोमियल को और रेगुलराइजेशन को देखेंगे आगे जाकर। फिलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं। अब पहले तो मैंने क्या किया, सबसे पहले वही हमने चीज़ों को इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, मैटप्लॉटलिब, नमपाई और पांडास में यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। एग्जीक्यूट कर लेते हैं इसको ज़रा। नो मॉड्यूल नेम matplotlib.pyplot। चले, सही है भाई। चलें, CSV फाइल रीड करनी है मुझे, और जो CSV फाइल का नाम क्या है मेरे पास, ये वाली CSV फाइल है jobs.csv के नाम से। सही है, क्या लिखूँ मैं, थोड़ा जल्दी से बताएं जी। pd.read
CSV और अंदर इसको फाइल का नाम दे देंगे jobs.csv और इसको लेट से हम वेरिएबल में सेव कर लेते हैं, जॉब्स में ही डाल देते हैं इसको, ठीक है। जॉब्स के नाम से हमने एक वेरिएबल बना दिया, ठीक है। चलें, अब हम क्या करते हैं, डेटा फ्रेम को चेक करते हैं कि डेटा फ्रेम में क्या क्या डेटा मौजूद है। तो मैंने सबसे पहले तो क्या करना है, जॉब्स डॉट करके इसकी शेप निकालूंगा ताकि मुझे पहले तो इसकी लेंथ और विड्थ के बारे में आइडिया हो। तो कितने रिकॉर्ड्स हैं इसके अंदर, 200 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं और सिर्फ 2 कॉलम्स हैं, ठीक है। अच्छा, रिकॉर्ड्स थोड़े ज़्यादा हैं तो मैं क्या करता हूँ, डेटा को देखने के लिए शेप जॉब्स डॉट हेड करके टॉप की 5 रोज निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो ज़रा आउटपुट देखें, CGPA है और पैकेज का एक कॉलम आ रहा है, ठीक है। पैकेज बेसिकली सैलरी की बात हो रही है। तो अच्छा, कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ना, मतलब पाकिस्तानी मेजर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर तो क्या होता है, 4 GPA शायद होती है मैक्स, है ना, ऐसे ही होता है। या किसी ऐसी यूनिवर्सिटी का है माइंड में कि जो 10 या 8 को डील करता हो, 8 या उसमें 10 तक की जाती हो, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, कुछ इस तरह की यूनिवर्सिटीज़, ठीक है, कुछ इस तरह की हैं। वरना बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में इस तरह का होता है, ठीक है, कि वो आपकी क्या होती है, वो टोटल हमारे पाकिस्तान में 4 है तो बाहर क्या होती है, वो 8 या 10 के हिसाब से देखी जा रही होती है। एग्जैक्टली नेम्स उनके मुझे माइंड में नहीं आ रहे। खैर, तो यहाँ पर क्या है, एक बंदे की CGPA कितनी है, 6.89 है और उसका पैकेज कितना लग रहा है, 3.26 लैक्स पर एनम, ये एनम के हिसाब से मतलब ईयरली पैकेज लग रहा है, ठीक है। और ये मतलब उन स्टूडेंट्स की बात हो रही है जो फ्रेशर्स हैं, ठीक है, एक्सपीरियंस नहीं है, या उन स्टूडेंट्स की बात हो रही है, ठीक है। सिमिलरली एक की CGPA 5.12 और इसमें पैकेज कितना का लगा, उसका 1.98 का लगा, ठीक है। तो ये कुछ डेटा पॉइंट्स हमारे पास, हमने क्या करना है, इस पर मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेन करना और ज़रा उसको समझना है किस तरीके से काम करेगा, ठीक है भाई। यहाँ तक ये सिंपल सा डेटा हमने अभी तक इंपोर्ट किया है। आगे चलते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम डेटा का अगर स्कैटर प्लॉट बना लें तो हमें अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि हमारा यहाँ पर कौन सा एल्गोरिथम अप्लाई हो सकता है। वैसे तो हमने सिंपल लीनियर रिग्रेशन ही पढ़ना है, लेकिन यूजुअली क्या होता है, जब आपने काफ़ी सारे मॉडल्स पढ़ लिए हैं ना, तो फिर हम क्या करते हैं, डेटा के पॉइंट्स का एक आइडिया लगाते हैं कि वो डेटा के जो पॉइंट्स हैं उनमें कोई कोरिलेशन मौजूद है या नहीं। आपको याद होगा हमने स्कैटर प्लॉट का एक पर्पज़ पढ़ा था, वो पर्पज़ ये था कि स्कैटर प्लॉट जो है हमें बताता है कि डेटा के अंदर किसी तरह का रिलेशन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, ठीक है। किस तरह बताता है अभी हम देखते हैं। मैं क्या करूँगा, स्कैटर बनाने के लिए PLT डॉट स्कैटर लिखूँगा और जॉब्स लिख के मैं एक्स एक्सिस पे क्या लिखना चाह रहा हूँ, CGPA को, ठीक है, क्योंकि सैलरी अल्टीमेटली किस पे डिपेंड करती है, CGPA पर। ये पैकेज जो है, देखें पैकेज बेसिकली सैलरी है और सैलरी किस पर डिपेंड करेगी, CGPA पर। ऐसा होता है ना यूजुअली, नॉर्मली की बात करें, नॉर्मल सिनेरियो के अंदर कि अगर कोई पढ़ने लिखने में अच्छा होता है, उसके मार्क्स वगैरह भी अच्छे आ रहे होते हैं और जल्द ही उसकी क्या हो जाती है, जॉब भी लग जाती है, ठीक है। नॉर्मली ऐसा होता है, लेकिन ऐसा भी होता है कि भाई किसी की कोई बैक बेंचर है और ना ही पढ़ने में अच्छा है, ना ही CGPA अच्छी है, परफॉर्मेंस भी सही नहीं रही, लेकिन सबसे पहले उसकी जॉब लग रही होती है सम टाइम और अच्छे पैकेज पे लग रही होती है, ठीक है। तो ये एक्सेप्शनल केसेस होते हैं और वो रियल डेटा हमारा, इस तरह की सिनेरियो एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। खैर, तो हमने क्या करा यहाँ पे, CGPA को एक्स एक्सिस पर रखा, क्यों, क्योंकि CGPA इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और हमने पैकेज को वाई एक्सिस पर रखा क्योंकि वो क्या है भाई, डिपेंडेंट है किस पर, CGPA पर। और हाथ ही हाथ इसको हम एक्स लेवल और वाई लेवल भी दे देते हैं। चलें, ये स्कैटर प्लॉट आ गया है, सही है। अब ज़रा इसको देखें और ये कुछ पॉइंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं, सही। अब आप लोग मुझे बताएं कि आप जब इसको मतलब इसको देखते हैं तो आपके माइंड में क्या आ रहा है कि किसी तरह का इसमें रिलेशन एग्जिस्ट करता है या बहुत ही ज़्यादा कोई स्कैटर हैं, ठीक है। बिल्कुल, इसके अंदर बहुत ज़्यादा सेपरेटली नहीं है वाला पॉइंट सही है। और क्या हो रहा है, आप लोग अगर देखें, जब हमारी एक्स एक्सिस की वैल्यूज़ बढ़ रही हैं तो वाई एक्सिस की वैल्यूज़ भी हमें बढ़ती भी मिल रही हैं। क्या मतलब हुआ इसका, देखें ज़रा। लेट से मैं इस पॉइंट की बात करता हूँ, ये पॉइंट आप लोग देख रहे हैं कर्सर की मदद से। इस पॉइंट की अगर एक्स वैल्यू को देखूँ मैं, तो इस पॉइंट की एक्स वैल्यू क्या हो रही है, यहाँ पे आई थिंक 5.3 5.4 के अराउंड आ रही है,
सही है। तो इस बंदे की CGPA कितनी है 5.3 5.4 के अराउंड आई है, जबकि इसका पैकेज इसकी जो सैलरी है कितनी लगी है तकरीबन 1.9 1.8 के अराउंड इसकी लगी है सैलरी। ठीक है, अच्छा ये हमने एक बंदे को देख लिया। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक्स एक्सिस में आगे बढ़ा। ठीक है, लेट से मैंने इस बंदे को उठा लिया, ये जो पॉइंट दिख रहा है ना सेकंड वाला पॉइंट जो है इसको मैंने कंसिडर कर लिया। अब इसकी तरह एक्स वैल्यू क्या होगी देखें, इसकी CGPA आ रही है 7.334 कुछ समथिंग इस तरह से आ रही है। ठीक है, और अगर हम इसका पैकेज निकालें तो कितना बन रहा है 2.7 के अराउंड आ रहा है, 2.6 के अराउंड आ रहा है। ठीक है, कुछ इस तरह करके हमें वैल्यू देखने को मिलती है। तो जब मैं एक्स एक्सिस से बढ़ा, पहले कितनी वैल्यू थी 5.2 या 5.3 थी, मैं आगे गया एक्स एक्सिस के अंदर, तो मतलब एक्स एक्सिस की वैल्यू बढ़ी आपके सामने। ठीक है, हमने उसको क्या बोला 7.3 या 7.4 के अराउंड है, एग्जैक्टली हमें खुद भी नहीं मालूम, लेकिन हम इसको एक गैस कर रहे हैं। और उसके बाद इसकी हमने जब सैलरी निकाली तो सैलरी भी इसकी क्या मिली, हमें ज़्यादा देखने को मिली। सही, पहले कितनी थी, आई थिंक 1.7 थी ना, सही 1.7 या 1.8 के अराउंड आ रही थी। अब क्या हो गई वो 2.6 2.7 के अराउंड हमें देखने को मिल रही है। तो जैसे जैसे हम एक्स एक्सिस से बढ़ रहे हैं वाई एक्सिस भी हमारा बढ़ रहा है। ठीक है, बात क्लियर हो रही है। तो इसके अंदर बिल्कुल कोरिलेशन एग्जिस्ट करता है, और किस तरह का कोरिलेशन है, डायरेक्ट कोरिलेशन है कि जिस तरह CGPA बढ़ेगी उसका मतलब उसके बढ़ने से अल्टीमेटली इफेक्ट किसको होगा, सैलरी को इफेक्ट होगा। ठीक है, और सैलरी बढ़ने के भी चांसेस ज़्यादा होंगे। तो खैर हमने यहाँ पे स्कैटर प्लॉट बनाया। ठीक है, और अब हमने क्या करना होगा, हमने बेसिकली यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करनी होगी। क्या करना होगा, हमने एक लाइन ड्रॉ करनी होगी ताकि हम क्या कर सकें, मशीन लर्निंग मॉडल को मिमिक कर सकें, मतलब उसकी हम उसको अंडरस्टैंड कर सकें कि किस तरीके से वो काम करता है। ठीक है, अच्छा अब थोड़ी सी थ्योरी देखते हैं इसकी। पहले देखें, आप लोगों ने अभी हमने मतलब प्रीवियस क्लासेस के अंदर लाइन ग्राफ पढ़ा था। ठीक है, ऐसे ही लाइन ग्राफ हमने पढ़ा था। ठीक, अच्छा लेट्स से मेरे पास ये कुछ पॉइंट्स हैं, बल्कि हमने ये मैट्रिक में ही पढ़ा होता है यूजुअली। ठीक है, अच्छा ये पॉइंट्स क्या है, बेसिकली हमारे पास तकरीबन एक ही डायरेक्शन में लाई कर रहे हैं, एक ही क्या बोलेंगे, क्या बन रहा है, एक मिनट, लाइन नहीं बनाता, ये टेढ़ी लाइन क्यों बना रहा है, खैर हाथ से बनाता हूँ। तो क्या होगा, हम एक लाइन बनाएंगे, वो लाइन क्या होगी, हमारे इन पॉइंट्स को टच करती हुई जा रही होगी, मतलब हमारे मैक्सिमम पॉइंट्स कहाँ होंगे, हमारे इसी लाइन पर मौजूद होंगे। ठीक है, तो अब इमेजिन करें कि अगर हमारे पास कोई बहुत आइडियल सिनेरियो होता, आइडियल सिनेरियो का मतलब कि हमारे पास सिर्फ डेटा के अंदर किस तरह का डेटा पॉइंट्स मौजूद हैं कि भाई अगर सैलरी बढ़ती है, अगर CGPA बढ़ती है तो सैलरी भी बढ़ती है। ठीक है, और अगर सैलरी CGPA कम होती है तो सैलरी भी कम होती है। ठीक है, और उनके दरमियान जो रिलेशन है, मतलब लेट से एक बंदे की CGPA 4, कितनी है CGPA 4 है टोटल, उसकी लेट से 4 लाख पर एनम, मतलब 4 लाख उसकी पूरे साल की सैलरी टोटल लगी है। उसकी सैलरी मतलब किसी जॉब पे उसकी डिसाइड हुई है कि उसको 4 लाख मिलेंगे पूरे ईयर में, तो 12 से डिवाइड करेंगे हमें उसकी मंथली सैलरी पता चल जाएगी। ठीक है, तो अब हुआ क्या कि एक बंदे की CGPA देखने को मिली 5। ठीक है, और उसकी जो सैलरी लगती है लेट से 5 लाख लगती है। ठीक है, एक बंदा आया, उसकी 8 CGPA देखने को मिली, तो उसकी अगर बिल्कुल लीनियर रिलेशन है, अगर पॉइंट्स आइडियल होंगे सिनेरियो के अंदर कि क्या हो रहा है कि पॉइंट्स के दरमियान जो रिलेशन है वो क्या है, एक तरह से कांस्टेंट चल रहा है, रिलेशन कांस्टेंट चल रहा है। मैं बता दूं क्या मतलब है इसका। आप लोग पहले मुझे बताएं कि अगर किसी बंदे की CGPA 8 आ गई तो उसकी सैलरी हमारे डेटा के अकॉर्डिंग, अभी जो हम इमेजिन कर रहे हैं इस डेटा को, क्या होनी चाहिए, 8 लाख होनी चाहिए, 8 लाख होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर हमारे पास इस तरह का सिनेरियो है, 4 CGPA पे 4 लाख, 5 CGPA पे 5 लाख। ठीक है, ये कंडीशन कुछ भी हो सकती है, नंबर कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन मैं समझाना चाह रहा हूँ। देखें, मैं CGPA 4 से 5 पे गया। ठीक है, CGPA 4 से कहाँ पे गया, 5 पे, कितने का डिफरेंस आया, 1 का डिफरेंस आया। ठीक है, मतलब 1 CGPA आपकी यहाँ पे बढ़ी, और सैलरी क्या थी, इसकी 4 लाख थी, यहाँ पे जबकि कितनी हो गई, 5 लाख हो गई। ठीक है, यहाँ पे भी कितने का डिफरेंस आ रहा है, 1 लाख का डिफरेंस आ रहा है। अच्छा, डिफरेंस कुछ भी हो सकता है, 2 लाख का भी हो सकता था,
लेकिन अब जो बताने वाला हूँ वो इंपॉर्टेंट है। लेट से अब हम कहाँ पे गए, 5 से लेके कहाँ गए एकदम 6, हम 6 कंसिडर कर लेते हैं, 6 हमने बात नहीं की थी लेकिन 6 में हम चले गए। तो अगेन डिफरेंस कितने का देखने को मिल रहा है हमें, 1 का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो सिमिलरली अगर मैं 5 लाख से, मतलब हम ये कंसिडर करें कि 5 GPA वाले को सैलरी 5 लाख मिल रही है और 6 CGPA वाले को कितनी सैलरी मिल रही है, 6 लाख मिल रही है। तो अगेन यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ रहा है, 1 लाख का आ रहा है। यहाँ पर भी 1 लाख का डिफरेंस था, यहाँ पर भी 1 लाख का डिफरेंस था, ठीक है। तो इनके दरमियान जो रिलेशन है, ठीक है, दोनों क्वांटिटीज के दरमियान जो रिलेशन है वो क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, मतलब सेम है। कांस्टेंट मतलब क्या होता है, सेम है। एक CGPA 1 पॉइंट बढ़ती है, मतलब 1 बढ़ता है CGPA के अंदर, तो सैलरी के अंदर भी 1 लाख का इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। तो आप मुझे बताएं, अगर CGPA अगर 1 पॉइंट कम हो जाती है तो टेक्निकली या आइडियली जो सैलरी उसको भी कितना होना चाहिए, 1 लाख कम होना चाहिए। बात समझ रहे हैं। तो अगर इस तरह का आइडियल सिनेरियो हुआ तो उस सिनेरियो में हमारे पास क्या होता है, सारे के सारे पॉइंट्स बिल्कुल एक अलाइनमेंट में लाई कर रहे होते हैं, ठीक है, और हम इजीली क्या कर सकते हैं, उस पर इस तरह की लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इस तरह का जो सिनेरियो होता है ना, वो हमारे पास हमने फिज़िक्स के कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए हुए होते हैं, शायद आप थोड़ा सा माइंड में उसको ला सकें। कॉलेज लेवल पर भी, और शायद मैट्रिक में तो हमें इतना याद नहीं होता, लेकिन कॉलेज लेवल पे क्या होता है, काफ़ी सारी चीज़ें हम खुद से परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है। हाँ, काफ़ी जो है ना, मतलब एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जिसमें हमें इस तरह के रिलेशंस देखने को मिलते हैं कि अगर आपने टेम्परेचर इतना बढ़ाया तो करंट का फ्लो इतना बढ़ेगा, ठीक है। अगर उसका टेम्परेचर डबल कर दिया, कोई भी एक वैल्यू से डबल कर दिया, तो करंट का फ्लो भी डबल हो जाएगा। कुछ इस तरह के हमें रिलेशन देखने को मिलते थे। तो उस सिनेरियो के अंदर हमारे पास इस तरह के ग्राफ बना करते थे, ठीक है। लेकिन आप समझे बात को कि आइडियली ये पॉसिबल है, ठीक है, और कुछ सिनेरियोज के लिए पॉसिबल है, लेकिन ये सिनेरियो हर जगह फिट नहीं होता, ठीक है। जिस तरह हमने अभी स्कैटर प्लॉट बनाया, स्कैटर में क्या देखने को मिला, आप देखना ये सारे के सारे पॉइंट्स बहुत क्लोज नहीं है, ठीक है, मतलब क्लोज हैं वैसे अगर देखा जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा क्लोज और एक अलाइनमेंट में नहीं चल रहे, ठीक है। अब लेट से जैसे इसी की बात करें, यहाँ पे हम लेट से इन 2 पॉइंट्स की बात करते हैं। ये 2 पॉइंट्स क्या हैं, थोड़े से दूर दूर हैं, लेकिन अगर हम बात करें इस बंदे की CGPA कितनी बनती है, 5.5 का अराउंड बनती है, सही है, और इसका पैकेज कितने का लग रहा है, 1.67 के अराउंड लग रहा है, ठीक है, आई थिंक 1.6 होगा। और अगर इसकी बात करें, इसकी CGPA भी कितनी है भाई, 5.1 के अराउंड आ रही है, लेकिन इसका जो सैलरी है, इसकी जो पैकेज है वो भी कितना लग रहा है, सेम ही लग रहा है तकरीबन, ठीक है। तो इस तरह के सिनेरियो हमें रियल लाइफ में भी देखने को मिल रहे होते हैं। अच्छा, अब मशीन लर्निंग क्या करती है, जब मशीन लर्निंग को इस तरह का स्कैटर डेटा देखने को मिलता है ना, तो वो एक लाइन ड्रॉ करती है, ठीक है। मशीन लर्निंग मॉडल क्या करता है, वो कैलकुलेशन परफॉर्म करके एक लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करता है। और वो लाइन किस तरह की लाइन होती है, वो लाइन कुछ इस तरह की लाइन होती है, वो लाइन मतलब इस तरह से ड्रॉ की जाती है कि उस लाइन से जो बाकी पॉइंट्स हैं, मतलब उस लाइन से जो तमाम पॉइंट्स हैं ना, उसका डिस्टेंस कम से कम हो। देखें, मैं आपको बताता हूँ, लेट से ये मेरे पॉइंट्स हैं, ठीक है, मैं 1 मिनट अगर इसको हटा सकूँ, चलें। अब लेट से ये कुछ पॉइंट्स हैं मेरे पास। अब अगर मैं यहाँ पर इस तरह की लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, तो अब आप लोग मुझे बताएं, अगर मैं इस लाइन से हर पॉइंट का डिस्टेंस निकालूं तो क्या वो कहीं पर छोटा कहीं पे बड़ा देखने को मिलेगा या बहुत डिफरेंस देखने को मिलेगा हमें? नहीं, डिफरेंस ज़्यादा होगा। देखें, अगर ये जो लाइन है ना आपकी, वो क्लोज है किसके, इन पॉइंट्स के क्लोज है ज़्यादा, लेकिन ये जो नीचे इतने सारे पॉइंट्स आ रहे हैं, इसमें क्या है, काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलेगा। देखें किस तरह से, अगर मैं इस पॉइंट से खड़ा होकर वर्टिकली इस लाइन पर आऊँ या इसका डिस्टेंस निकालूँ इस तरीके से, ये देख रहे हैं कितना बड़ा डिस्टेंस देखने को मिल रहा है। हालांकि ये जो ऊपर वाले सारे पॉइंट्स हैं, इन सारे पॉइंट्स अगर मैं इस लाइन पर एक लाइन बना के डिस्टेंस निकालूँ तो क्या है, सारे डिस्टेंस मुझे छोटे देखने को मिल होंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये आपकी लाइन सही नहीं ड्रॉ की गई है। मशीन लर्निंग मॉडल क्या करता है, वो डेटा के ऊपर लीनियर रिग्रेशन की बात हो रही है, हम इस तरह के सारे एल्गोरिथम समझेंगे तो उसमें किस तरीके से आइडेंटिफाई करता है। वो यहाँ पे क्या कर रहा है, डेटा को देखते हुए एक लाइन ड्रॉ करेगा, और लाइन जो होती है उसकी कोशिश होती है मशीन लर्निंग मॉडल की कि वो बेस्ट फिट लाइन हो। बेस्ट फिट लाइन का मतलब ये होता है कि वो जो लाइन उसने ड्रॉ करी है ना, वो इस तरह से ड्रॉ करे कि जो जितने भी पॉइंट्स हैं उनका डिस्टेंस उस लाइन तक या लाइन से लेकर उन पॉइंट्स तक का डिस्टेंस क्या हो, मिनिमम से मिनिमम हो। ठीक है, मिनिमम से मिनिमम हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसकी वजह है। इसकी वजह क्या है, लेट्स से
कि अगर हमारे मशीन लर्निंग मॉडल ने इस लाइन को सही से ड्रॉ कर लिया, ठीक है, अगर प्रॉपरली ड्रॉ कर लिया, और डेफिनेटली वो कर लेगा, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, एरर रह जाता है, हमारा जो प्रिडिक्शन होती है उसमें एरर हमें फिर भी कुछ देखने को मिल रहा होता है। इमेजिन करें कि हमने ना ये सारा डेटा वगैरह ड्रॉ किया, मतलब और मशीन लर्निंग मॉडल की मदद से एक ये बेस्ट फिट लाइन बनवा ली, ठीक है, बेस्ट फिट लाइन वो खुद से बना देगा, ठीक है, उसको हम समझते हैं थोड़ी आगे जाके किस तरह बनाएगा, लेकिन लेट्स सोचते हैं बेस्ट फिट लाइन बना दी। अब होगा क्या, आपने कहा कि ये जो लाइन बनी है ना, अब इस लाइन की मदद से क्या होता है, हमारे पास कोई भी वैल्यू देखने को मिलता है CGPA की, छोटी से छोटी वैल्यू हो, बड़ी से बड़ी वैल्यू क्यों ना मौजूद हो, तो हम उसका क्या कर सकते हैं, उसकी सैलरी का आइडिया लगा सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं, लेट्स से मेरे डेटा के अंदर जो CGPA मिनिमम है ना वो 3 है, कितनी वैल्यू है, 3 है, और CGPA की मैक्सिमम वैल्यू लेट्स से हमें देखने को मिल रही है 7, मतलब CGPA 3 से लेकर 7 तक की रेंज में लाई कर रही है मेरी, जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबकी CGPA 3 से 7 की रेंज में लाई कर रही है, ठीक है, और लेट से सैलरी लाई कर रही है उनकी, मतलब हम देख सकते हैं यहाँ पे, एक मिनट हम वापसी जाते हैं और हम जॉब्स क्या करेंगे, CGPA और इसका डॉट मिनिमम निकालते हैं, ये कितनी आ रही है, 4.26 आ रही है मिनिमम, ठीक है, लेट से हम इसको 4 कंसिडर कर लेते हैं, 4.26 को छोड़ें 4 कंसिडर कर लेते हैं, और अगर मैक्स निकालें तो क्या मिलेगा हमें देखने को, 9.58 आ रही है, ठीक है, लेट से 10 हमने कंसिडर कर ली, 4 से लेकर कहाँ तक की वैल्यू है, 10 तक की मैक्सिमम वैल्यू है। अच्छा, सिमिलरली हम क्या करते हैं, पैकेज को भी देख लेते हैं, पैकेज का मैक्सिमम कितना है, हाँ अच्छा 4.62 ये लेग्स में आ रहा है, ठीक है, 4.62 ये मैक्सिमम पैकेज आ रहा है, और अगर मिनिमम हम निकालें 1.37 आ रहा है, तो लेट से हम सैलरी को 1 लाख से लेके कहाँ तक के कंसिडर कर लेते हैं, 4 तक के, जबकि CGPA 4 से लेके 10 तक की जा रही है, ठीक है, अब समझिएगा बात को, और डेटा किस तरह का, इस तरह से स्कैटर हमें देखने को मिल रहा है, बहुत रैंडम डेटा हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है, पॉइंट्स की फॉर्म के अंदर। तो मशीन लर्निंग मॉडल ने क्या किया, एक लाइन बनाई, उस लाइन को बनाने के बाद उसने क्या किया, एक बेस्ट फिट लाइन को ड्रॉ किया, और इस लाइन की मदद से अब हमें क्या करेगा, हमारी जो अनसीन वैल्यूज़ हैं CGPA की, अनसीन मतलब जो हमारे डेटा में मौजूद ही नहीं है, उनकी हम क्या कर सकते हैं, सैलरी प्रिडिक्ट करवा सकते हैं उससे, ठीक है। तो CGPA मिनिमम कितनी आ रही थी, 4, मैक्सिमम 10 आ रही थी। अब अगर मैं उसको बोलूँ कि बताओ कि लेट से हमारे पास जो CGPA है ना वो अगर किसी की 2 आ जाए फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो उस सिनेरियो के अंदर उस बंदे की सैलरी क्या लग सकती है, एज अ फ्रेशर जब वो जॉब ज्वाइन करेगा तो उसकी सैलरी क्या लगेगी, तो क्या करेगा वो इस लाइन की मदद से, इस लाइन की मदद से, समझिएगा, इस लाइन की मदद से वो लेट से यहाँ पे आ जाएगा, ये 2 की वैल्यू है लेट से, ठीक है, यहाँ पर कहीं 1 मौजूद है, ये 2 है, एंड सो ऑन आगे इस तरह से 3 4 ये CGPA चल रही है आपकी सारी, 5 और चलते चलते यहाँ कहाँ तक आ गया, 10 तक आ गया, ठीक है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, 2 CGPA बताओ कि कितनी उसकी वैल्यू बनेगी, कितनी सैलरी बनेगी, तो क्या करेगा वो यहाँ से ऊपर आएगा, इस पॉइंट यहाँ पे एक पॉइंट लगाएगा, और यहाँ से वाई एक्सिस पे जाके हमें उसकी सैलरी की डिटेल बता देगा। ये बात समझ रहे हैं मेरी, मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। उसने क्या किया, स्कैटर प्लॉट पे एक लाइन बनाई, लाइन बनाने के बाद बेस्ट फिट लाइन बनाई, और लाइन बनाने के बाद हम उसको जो भी वैल्यू देंगे क्या करेगा, उसकी प्रेडिक्शन में बता देगा कि इसकी ये सैलरी हो सकती है, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे एरर देखने को मिलता है, एरर क्यों देखने को मिलता है, मैं आपको ये बता रहा था कि हम अभी देखेंगे आगे जाके कि हम ना डेटा को, जो हमारा कंप्लीट डेटा होता है उसको 2 हिस्सों में स्प्लिट कर देते हैं, एक ट्रेनिंग डेटा, एक टेस्ट डेटा, ठीक है। तो हम ट्रेनिंग वाले डेटा पे उसकी ट्रेनिंग कराने के बाद जब टेस्ट डेटा पर आएंगे, तो टेस्ट डेटा पर आने के लिए हम उसको चेक करेंगे कि हमारे पास जो एक्चुअल उसकी वैल्यू है सैलरी की, CGPA तो है ना हमारे पास, उस CGPA के अगेंस्ट एक सैलरी की वैल्यू है, एक पैकेज उसका पर ईयर, तो उसको वो CGPA देके हम मैच करेंगे कि क्या वो जो उसकी सैलरी है, एक्चुअल सैलरी है, वो जो प्रेडिक्ट कर रहा है मॉडल, वो मॉडल की वैल्यू मेरी एक्चुअल सैलरी से मैच कर रही है नहीं कर रही, ठीक है। और नॉर्मली बिल्कुल एग्जैक्टली हमारी वैल्यू देखने को नहीं मिलती, ठीक है, एग्जैक्टली हमें वैल्यू देखने को नहीं मिलती, क्यों, क्योंकि ये बेस्ट फिट लाइन है, ठीक है, एग्जैक्टली फिट नहीं हुई है पॉइंट्स पे, ये बेस्ट तरीके से फिट हुई है। एग्जैक्टली फिट का मतलब क्या हुआ कि लाइन सारे पॉइंट्स को टच करती हुई जा रही है, और ऐसा हो ही नहीं सकता हमारे स्कैटर प्लॉट के अंदर, समझ रहे हैं। तो इसीलिए हमें एरर देखने को मिलेगा, और वो एरर किस तरह कैलकुलेट होता है, वो एरर ये होता है कि आपकी ये एक्चुअल वैल्यूज़ हैं, ये जो आपके डॉट्स हैं, जो क्रॉस हैं, सारे क्या हैं, ये एक्चुअल सैलरीज को शो कर रहे हैं, ठीक है। अब लेट से मैं यहाँ पे इसको कंसिडर करता हूँ, ये जो पॉइंट है ना मेरा,
ये 9 CGPA को शो कर रहा है, ठीक है। 9 CGPA बता रहा है हमें कि जो एक्चुअल सैलरी है उसकी क्या जिसकी 9 CGPA है उसकी क्या सैलरी बनती है। लेट से हम एक इमेजिन कर लेते हैं वैल्यू, नहीं मैक्सिमम कितना था 4 लेके आ रहा था, तो लेट से हम इसको 3.5 कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। ये 3.5 आ गई, ठीक है, किस पे 9 पर। लेकिन आप लोग समझे जरा, अगर ये मशीन लर्निंग मॉडल खुद से बताएगा, उस लाइन की मदद से बताएगा, तो क्या कर रहा है हमें वो ज़्यादा वैल्यू देगा नहीं देगा, इस तरीके से समझ रहे हैं बात को। तो इसीलिए हमें यहाँ पर कुछ परसेंट एरर लाजमी देखने को मिलता है, ठीक है। और इसी तरह के एरर्स को हम मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन स्क्वायर्ड एरर या दूसरे पैरामीटर्स होते हैं उनकी मदद से आइडेंटिफाई करते हैं। खैर, इसको समराइज़ करते हैं कि क्या होगा, मशीन लर्निंग मॉडल किस तरह से काम करता है। सबसे पहले आपका डेटा को समझेगा, डेटा में जाके पैटर्न को तलाश करेगा, पैटर्न्स की मदद से एक बेस्ट फिट लाइन बनाएगा। इस बेस्ट फिट लाइन बनाने के बाद फिर हम इस लाइन को फर्दर यूज़ कर रहे होते हैं अपनी प्रेडिक्शन वगैरह के लिए, ठीक है। यहाँ तक चले, वापसी चलते हैं हम। और यहाँ पे क्या किया मैंने, स्कैटर प्लॉट बना दिया, सही है। अच्छा, क्वेश्चन यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि डेटा क्यों कम्प्लीटली लीनियर नहीं है, वो इस वजह से नहीं है। आप लोगों के माइंड में कुछ आइडियाज़ आ रहे होंगे कि ये पहली बात है, तो एक्चुअल डेटा है। हमने अपने डेटा में सिर्फ 2 कॉलम्स रखे हुए, CGPA और सैलरी का, ठीक है। अगर हम रियल लाइफ के हिसाब से बात करें तो कभी भी 100% जो सैलरी है वो CGPA पर डिपेंड नहीं करती, 100% नहीं करती। सम हाउ या कुछ सम परसेंटेज तक तो रिलेट करती है, डिपेंड करती है, लेकिन 100% नहीं करती। अब ऐसा भी हो सकता है कि भाई कोई बैक बेंचर है, ठीक है, CGPA उसकी नहीं है अच्छी, लेकिन उसकी सैलरी फिर भी अच्छी देखने को मिल रही है। अब ऐसा क्या हो सकता है उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हों, ठीक है। टेक्निकल हो सकता है इतने स्ट्रॉन्ग ना हो, ठीक है, लेकिन उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, तो उसने क्या किया, इंटरव्यू उसने अच्छे से अटैम्प्ट कर लिया, तो अच्छी उसकी मतलब सैलरी हो गई। उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स से उसने क्या किया, बार्गेनिंग करके अच्छी अपना पैकेज लगवा लिया, ठीक है। या और पैरामीटर्स क्या हो सकते हैं भाई, हो सकता है वो किसी सोर्स से गया हो सकता है ना, ये सब चीज़ें तो हमने यहाँ पे इंक्लूड ही नहीं करी है, सही है। तो इसीलिए हमें रियल लाइफ में ना डेटा कभी भी परफेक्टली लीनियर नहीं मिलता, और डेटा तो बहुत ज़्यादा रैंडमली हमें देखने को मिलता है। तो हम डिफरेंट एल्गोरिथम्स लगा के डिसाइड करते हैं कि हमारा इस प्रॉब्लम के लिए कौन सा एल्गोरिथम चलेगा, ठीक है। खैर, आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हम कुछ स्टेप्स फॉलो करेंगे। इस स्टेप्स को हम डिस्कस करते हैं बाद में, पहले हम ये काम करते हैं। चलें, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस लाइब्रेरी को इंपोर्ट करेंगे। तो मैं क्या लिखूंगा, इंपोर्ट ठीक है, फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन, ठीक है, इंपोर्ट ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट, ठीक है। सबसे पहले मैंने इस एक फंक्शन को इंपोर्ट किया है जो बेसिकली क्या करेगा, हमारे डेटा को स्प्लिट करने का काम करेगा, सही है। क्यों, क्योंकि जब भी डेटा हम उठाएंगे उसमें कुछ परसेंट डेटा हमारा ट्रेनिंग के लिए होगा, कुछ परसेंट डेटा क्या होगा, टेस्टिंग के लिए होगा। तो उस फंक्शनैलिटी को अचीव करने के लिए मैंने इस चीज़ को इंपोर्ट किया है, बिल्कुल। और एक और हम यहाँ पे चीज़ इंपोर्ट करेंगे, उसको हम लिखेंगे फ्रॉम sklearn डॉट लीनियर मॉडल इंपोर्ट लीनियर रिग्रेशन के sklearn की फाइल में जाओ, ठीक है, और डॉट लीनियर मॉडल वहाँ से किसको लेकर आओ, लीनियर रिग्रेशन को लेकर आओ। sklearn की फाइल के अंदर आई थिंक ये लीनियर मॉडल क्लास का नाम है, और वहाँ से क्या करो, इस फंक्शनैलिटी को लेकर आ जाओ लीनियर रिग्रेशन नाम की, सही है। चलें एग्जीक्यूट करते हैं इसको। एग्जीक्यूट हुआ, आगे जाते हैं। और मैं आपको डेटा ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, जॉब्स का डेटा। इसमें क्या क्या मौजूद है, सिर्फ हमारे पास 2 कॉलम्स मौजूद है, CGPA और पैकेज का कॉलम मौजूद है। तो हम क्या करेंगे, हम अपनी आसानी के लिए इन दोनों कॉलम्स को सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। CGPA को अलग से निकाल लेते हैं और पैकेज को भी हम अलग निकाल लेते हैं। अगर ना चाहें तो मतलब डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक पॉइंट मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैंने क्या किया, मैंने x लिखा इक्वल्स टू करके मैं क्या लिखूँगा जी भाई, जॉब्स और क्या लिखूँगा, CGPA कि जॉब्स के टेबल में जाओ और CGPA को लेकर आ जाओ, सही है भाई। या तो कोई मसला, सिंपल x में वैल्यू ले आएगा और x के अंदर सारी CGPA कॉलम की वैल्यूज़ मौजूद होंगी। लेकिन एक मसला होगा
वो मसला चले मैं आपको दिखाता हूँ, जब ट्रेन कर रहा हूँ ना डेटा उसी टाइम पे दिखाता हूँ मैं। आगे बढ़ते हैं फिलहाल के लिए। वाई में क्या करेंगे, जॉब्स लिख के यहाँ पे क्या था, पैकेज, ठीक है, एग्जीक्यूट किया और एक्स और वाई के अंदर क्या हो गई हमारी वैल्यूज़ आ चुकी हैं, ठीक है। एक नज़र देख लें, अगर एक्स को मैं शेप करके निकालूँ तो क्या दिखा रहा है ये 200 मतलब 200 रोज आ गई हैं सिंगल कॉलम की। सिमिलरली अगर मैं इसको वाई करके निकालूँ, वाई की शेप निकालूँ तो भी मुझे यही सेम डेटा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सिंपल अभी हमने सिर्फ इंपोर्ट किया और डेटा को सेपरेट कर लिया। अब हमने डेटा स्प्लिट करना है, ठीक है। और डेटा स्प्लिट करने के लिए हमने ऊपर ऑलरेडी ट्रेन टेस्ट स्प्लिट की फंक्शनैलिटी इंपोर्ट कर ली है, सही है। तो मैं क्या लिखूँगा, मैं अपने डेटा को 4 हिस्सों में डिवाइड करूँगा, स्प्लिट करूँगा। पहले को नाम दूंगा मैं एक्स ट्रेन और सेकंड वाले को बोलूँगा एक्स टेस्ट, फिर वाई ट्रेन कॉमा करके आगे जाऊँगा और फिर वाई टेस्ट, ठीक है। तो ये क्या करेगा, एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट मतलब आप लोग वर्ड से समझ रहे होंगे, या ट्रेनिंग के लिए एक्स ट्रेनिंग के लिए डेटा यूज़ होगा, और ये वाई वाला कॉलम जो मैंने ऊपर नाम दिए हुए थे वो उसमें से कुछ डेटा निकालेगा, वो ट्रेनिंग के लिए यूज़ होगा, और ये टेस्ट वाला डेटा टेस्टिंग के लिए हमने रखा हुआ है। अच्छा क्या करेंगे, डायरेक्ट उसको लिखेंगे ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, और इसमें क्या पास करेंगे एक्स कॉमा वाई हम इसको देंगे, सही है। ये एक्स कॉमा वाई कौन सा वाला है, ये जो मैंने ऊपर सेपरेट किया था इनको, ठीक है, कॉलम वाइज मैंने सेपरेट किया था, मैंने क्या किया उनको यहाँ पर पास कर दिया। अगर आप चाहते तो यहाँ पे आके डायरेक्ट भी लिख सकते हो उस तरीके से, जॉब्स और सिंगल ब्रैकेट के अंदर, सिंगल या डबल कोट के अंदर CGPA, और इसी तरीके से पैकेज भी लिख सकते थे, लेकिन हमने स्प्लिट कर दिया इसको, ठीक है। अच्छा अब हमें इसको बताना होगा कि कितना साइज रखना है, ठीक है, मतलब कितना डेटा उसने ट्रेनिंग वाले वेरिएबल में डालना है और कितना % डेटा टेस्टिंग वाले वेरिएबल में डालना है, समझ रहे हैं बात को। देखें मेरे पास जो शेप वो कितनी है, 200 है। अगर मैं आपको दिखाऊँ जॉब्स डॉट शेप कितनी है, 200 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं, ठीक है। तो मैं इसको दे रहा हूँ यहाँ पे एक्स और वाई, मतलब 200 इसको रोज़ प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं, और अब इसको बताना तो पड़ेगा ना कि उसने कितनी % या कितनी रोज़ यहाँ से निकाल के ट्रेनिंग के लिए डालनी है, कितनी % रोज़ टेस्टिंग के लिए स्टोर रखनी है, ठीक है। तो हम इसको क्या बताएंगे, एक तरीके से यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट लिखेंगे, इसको बोलेंगे टेस्ट साइज, और इसको बताएंगे 0.2। 0.2 का मतलब कितना है, 20%, कि 20% डेटा जो होगा मेरा किसके लिए होगा, टेस्ट के लिए रखना है, ठीक है। टेस्ट साइज मतलब टेस्ट के लिए कितना रखना है, 20% रखना है डेटा। अच्छा आगे जाते हैं, और यहाँ पे हम एक और चीज़ पास करते हैं, रैंडम स्टेट, ठीक है। रैंडम स्टेट क्या होती है, पहले बगैर मैं रैंडम स्टेट के अप्लाई करता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। इतना मैंने एग्जीक्यूट किया, ठीक है भाई, ये डेटा हमारा एग्जीक्यूट हो चुका है, यहाँ तक कोई मसला नहीं हुआ। आगे बढ़ते हैं, और फिलहाल के लिए हम देखते हैं एक्स ट्रेन। अगर मैं एक्स ट्रेन की शेप निकालूं तो ज़रा माइंड में सोच के बताएं कि क्या शेप मिलनी चाहिए मुझे, मतलब इसमें कितनी रोज़ मिलनी चाहिए। हाँ एग्जैक्टली 160 मिलनी चाहिए, और एक्स टेस्ट में कितनी होंगी, रिमेनिंग आ जाएगी 40, सही है। तो ज़रा देखते हैं, एक्स टेस्ट की शेप निकाल लेते हैं, आ रही है 40। सिमिलरली अगर ट्रेन की हम शेप निकालेंगे ट्रेनिंग डेटा की तो हमें 160 देखने को मिल जाएंगे, सही है। तो इसने क्या किया, हमारी उस कमांड में ये 0.2 हमें इस तरह से स्प्लिट करके दे दिया। अच्छा एक और चीज़, अब मैं काम करते हैं, एक्स टेस्ट को हेड करके निकालते हैं, उसकी कुछ टॉप की वैल्यूज़ निकालते हैं। तो ज़रा देखें इसने क्या किया, 52 जो है इंडेक्स नंबर है, वहाँ से इसने क्या उठाया, 8.37 CGPA को उठाया, सही है। ये देख रहे हैं, ये जो एक्स टेस्ट है बेसिकली किसको शो कर रहा है, ये CGPA को शो कर रहा है, ठीक है। तो उसने क्या किया, 52 वाला जो इंडेक्स था उसकी उसने वैल्यू उठा ली, 8.37 जो उसकी वैल्यू थी वो उठा के ले आया। अच्छा अगली वैल्यू उसने कौन सी उठाई, 125 उसने वैल्यू उठाई, और सॉरी 125 इंडेक्स वाली रो उठाई, और उसकी वैल्यू कितनी थी, 7.33 एंड सो ऑन। ये बात समझ आ रही है, हाँ भाई जल्दी से बताएं। ये आपको एक डेटा देखने को मिल गया। अब एक बात समझिएगा, मैं इस लाइन को अगर जाके दोबारा से रन कर दूँ ना, ठीक है, अगर इस लाइन में दोबारा से रन कर दूँ तो ज़रा देखिएगा आउटपुट क्या हो जाएगा।
ये तो शेप तो सेम रहने वाली, शेप पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं डायरेक्ट आता हूँ एक्स टेस्ट पर, मैंने चेक किया तो देख रहे हैं वैल्यूज़ चेंज हो गई आपकी। हाँ भाई, वैल्यूज़ चेंज हो गई, हो तो गई। अच्छा, मैंने कहा शायद आप बोलने नहीं होगी। ठीक है, वैल्यूज़ चेंज हो गई। तो यहाँ पर रैंडम स्टेट का यूज़ किया जाता है। वो रैंडम स्टेट क्या करेगा, यहाँ पे आप कोई भी नंबर दे दें, ठीक है, कोई भी इंटीजर दे दें आप, ठीक है, 1 2 3 कुछ भी दे दें, जो भी देंगे वो एक फिक्स कर देगा। अच्छा, ये एक कॉन्सेप्ट होता है सीड का कॉन्सेप्ट होता है। उसमें क्या होता है, आई थिंक ये हमने रैंडम लाइब्रेरी पढ़ी नहीं है। रैंडम लाइब्रेरी के अंदर ये कॉन्सेप्ट होता है कि हम जब रैंडम नंबर जनरेट करवा रहे होते हैं ना, तो हमेशा क्या करेगा, रैंडम वैल्यूज़ लेकर आ रहा होता है। लेकिन अगर हमने उसको सीड में एक नंबर दे दिया, लेट्स से सीड के अंदर उसको हमने 2 बोल दिया, तो अब क्या करेगा, वो जो नंबर जनरेट करके ला रहा है ना, हमने उसको एज अ रेफरेंस स्टोर कर लिया 2 के तौर पे। तो अब जब भी हम एक रैंडम नंबर जनरेट करेंगे, अगर हमने इसको सीड के अंदर एक फंक्शन होता है सीड बेसिकली, उस पर 2 दे दिया, तो समझ जाएगा अच्छा मैंने ऊपर 2 सीड पे ना, मतलब जो 2 उसको मिला था ऊपर कहीं, तो उसने उस 2 के अगेंस्ट कोई नंबर जनरेट करके दिया था, और उस नंबर को उसने 2 के रेफरेंस से याद कर लिया था कि ये नंबर इसको यूज़र किस तरह कॉल कर रहा होगा, 2 करके बोल रहा होगा। ठीक है, तो वो जब 2 दोबारा लिखेंगे तो क्या करेगा, वही नंबर लेकर आएगा। सही है, समझ रहे हैं बात को। तो अब यहाँ पे क्या होगा, रैंडम स्टेट में भी यही सिनेरियो है। हमने बोल दिया कि क्या करो, भले तुम कोई सी भी जाके वैल्यूज उठाओ रैंडम, लेकिन क्या करो उसको, उनको अपने मेमोराइज, मतलब उनको याद रख लो। ठीक है, ताकि अगर मैं दोबारा इसी कोड के अंदर जाके कहीं दोबारा से रैंडम स्टेट का यूज़ करूँ और 2 लिखूँ और इसी डेटा फ्रेम पे मैं इसको अप्लाई करूँ एक्स और वाई पे, तो मुझे क्या करना, वही सेम डेटा लेकर ला कर दे देना। अब क्या मतलब है इसका बताता हूँ मैं इसको दोबारा से एग्जीक्यूट करता हूँ रैंडम स्टेट 2 के साथ। नीचे आता हूँ, इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो अब ज़रा देखें क्या देखने को मिल रहा है मुझे। ये कुछ इंडिसेस के अगेंस्ट CGPS देखने को मिल रही है। सही है। अच्छा, मैं ऊपर गया था, ऊपर जाता हूँ और दोबारा से इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। इसको एग्जीक्यूट करने के बाद दोबारा से मैं नीचे आके इसको जब चेक करूँगा तो वैल्यूज़ अभी भी वही हैं, चेंज नहीं हुई। मतलब इसने क्या किया, इसको एक रेफरेंस माइंड में रख लिया कि इसने जो डेटा उठाया है ना, इस डेटा को उसने रैंडम स्टेट 2 के हिसाब से सेव करवा दिया। अब अगर मैं इसकी रैंडम स्टेट 3 कर दूँ ना, तो अब डेटा चेंज करेगा ये। सही है। अगर मैं इसको 2 करूँगा तो क्या करेगा, वापसी से पुराना वाला डेटा लेकर आ जाएगा जो उसने अपनी मेमोरी के अंदर सेव किया हुआ, और उसको रेफरेंस क्या दिया हुआ है, 2 के नाम से उसको याद रखा हुआ है। ठीक है, बात क्लियर हो रही है। आगे बढ़ते हैं, चलें। सिंपल क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा LR, एक ऑब्जेक्ट बनाऊँगा और क्या करूँगा, इसको मैं लिखूँगा लीनियर रिग्रेशन और ब्रैकेट बना दूँगा। ये क्या है आपका, ये आपको याद होगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है कि हम क्लास का नाम लिख के ब्रैकेट्स बनाते हैं। ठीक है, और उससे क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट बनता है। उस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस स्टोर करने के लिए हम क्या करते हैं, किसी वेरिएबल का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, एग्जीक्यूट किया और हमारा ये वेरिएबल यहाँ पर बन चुका है। आगे बढ़ते हैं, और अब हमने ट्रेनिंग करानी मॉडल की। तो ये एक ऑब्जेक्ट बना लिया, उसके बाद हम ये लिखेंगे LR.fit। ठीक है, ट्रेनिंग कराने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ये मेथड है हमारा फिट, और फिट के अंदर क्या पास करेंगे, इसको हम इसको x ट्रेन बताएंगे और क्या बताएंगे, y ट्रेन। सही है, हमने इसको x डेटा दिया, y डेटा दिया, एग्जीक्यूट किया। एरर दे रहा है, क्या बोल रहे हैं, सैम्पल वेट इज़ नॉट नोन इफ हैज़ अंडरस्कोर SW, रीशेप योर डेटा आइदर यूजिंग एरे डॉट रीशेप। हाँ, ये वो एरर आ गया जिसकी मैं बात कर रहा था। रीशेप की बात कर रहे हैं, मतलब ये डेटा को सही से हैंडल नहीं कर पा रहा। अब उसकी वजह ये है कि हम कोशिश करते हैं कि डेटा को किस में लेके चलें, डेटा फ्रेम में लेके चलें। जब भी मॉडल ट्रेनिंग करवानी हो, किस में लेके जाएं उसको, डेटा को डेटा फ्रेम में डेटा प्रोवाइड करें। अब आप लोग मुझे खुद सोच के बताएं कि मेरे पास सिंगल कॉलम जब मैंने निकाले तो वो क्या बन जाएंगे, सीरीज़ बन चुके होंगे ना। ठीक है, तो अब वो सीरीज़ के अंदर उस चीज़ को हैंडल नहीं कर पा रहा, या तो इसको हम रीशेप करें, ठीक है, या उससे सबसे आसान तरीका ये है कि हम इसको डेटा फ्रेम बना दें। तो डेटा फ्रेम बनाने के लिए हम इसके यहाँ पे एक और स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ कर लेंगे। ठीक है, ये खुद ब खुद क्या करेगा, ऑटोमेटिकली उसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर देगा। तो इसको भी क्या करता हूँ मैं, इतनी चीज़ को एक और स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ। एग्जीक्यूट किया, नीचे आया था वापसी। ठीक है, सारे सेल्स एग्जीक्यूट कर दिए, और अब आके दोबारा से हम इसको फिट करवा दें। तो अब क्या हुआ है, ये इसमें बता दिया कि डेटा क्या हो चुका है, मतलब ट्रेन हो चुका है। अच्छा, डेटा बिल्कुल छोटा सा था और 2 ही कॉलम्स थे। ठीक है, बहुत छोटा डेटा था, 2 ही कॉलम्स थे, तो फ़ौरन से इसने क्या किया, अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली। यूजुअली ऐसा नहीं होता,
जितना बड़ा डेटा उतना ज़्यादा टाइम लगता है। आगे बढ़ते हैं और अब हम एक काम करेंगे। हमने क्या किया, इसको मॉडल को ट्रेन करा लिया और उसका रेफरेंस कहाँ मौजूद है, LR पर मौजूद है। ठीक है, LR हमने एक रेफरेंस वेरिएबल बनाया था। आगे जाते हैं और सबसे पहले अब हम एक काम करने लगे। आपको याद होगा अभी मैंने कहा था X ट्रेन Y ट्रेन ट्रेनिंग के लिए, X टेस्ट Y टेस्ट टेस्टिंग के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर X टेस्ट की वैल्यूज़ प्रिंट करता हूँ। ठीक है, तो क्या वैल्यूज़ आ रही हैं, हमें 8.58 पहली वैल्यू देखने को मिल रही है। मतलब ये मेरा टेस्टिंग डेटा है पहला, या अगर मैं वैल्यूज हटा दूँ तो शायद थोड़ा रीडेबल हो जाए। ठीक है, ये देखें 112 बेसिकली मेरे पास क्या CGP बता रहा है इस इंडेक्स पे, 8.58 आ रहा है। ठीक है, और अगर मैं इसी के अगेंस्ट इसकी वाई टेस्ट वैल्यू निकालूँ, वाई टेस्ट वैल्यू क्या शो कर रही है मेरे पास, उन CGPS के अगेंस्ट सैलरीज को शो कर रही है। ठीक है, तो 112 पे CGPA कितनी थी, 8.58 आ रही थी आई थिंक, हाँ 8.58 आ रही है, और इसकी सैलरी कितनी बता रहा है वो 4.1, मतलब 4.10 बता रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक्चुअल डेटा है। अब हम इसी चीज़ को प्रिडिक्ट करेंगे अपने मॉडल की मदद से। ठीक है, कि वो किस तरह डेटा बताता है। तो हम नीचे जाएंगे और क्या लिखेंगे, LR.predict, और यहाँ पे उसको बताएंगे वो वाली वैल्यू। ठीक है, वो वैल्यू क्या है हमारे पास, मैं लिखता हूँ X टेस्ट, और X टेस्ट में से क्या नंबर था उसका 112। ठीक है, एक मिनट पहले इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं कि ये कंसीडर कर रहा है इस चीज़ को, नहीं, इसको हमें फिर स्ट्रिंग बना के देना पड़ेगा। ठीक है, 112 का हमें स्ट्रिंग बना के देना पड़ेगा, अभी भी एक कर रहा है। खैर, दूसरा तरीका क्या होता है, हमने इसको पढ़ा था, स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग में मसले करता है ये पांडास इंडेक्सिंग में मसले करता है। तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं प्रॉब्लम्स हटाने के लिए, लॉक या आई लॉक, याद है लॉक या आई लॉक का यूज़ कर सकते हैं, तो फिर वो सही चीज़ ला के दे देगा। तो हम यहाँ पे डॉट लॉक यूज़ कर लेते हैं और इसको 112 ही पास कर देते हैं। हाँ, अब भी एरर दे रहा है, एक मिनट, शायद इसको हटा के लिखना पड़ेगा। हाँ ठीक है, अब उसको जब नंबर बना के दे तो उसने क्या किया, सही तरीके से एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, अच्छा अगर मैं इसी को यहाँ पर उठा के कॉपी कर दूँ, एग्जीक्यूट करते हैं और रीशेप योर डेटा आइदर यूजिंग एरे डॉट रीशेप। सही है, क्या मसला आ रहा है बीबी जी, मसला बीबी वही है। ठीक है, क्या कि हमने डेटा फ्रेम पे उसको ट्रेनिंग कराई है। ठीक है, और हम इसको दे किस तरह की वैल्यू रहे हैं, सीरीज़ की सिंगल वैल्यू दे रहे हैं। ठीक है, तो इसको हमें इसकी शेप को सेम रखना पड़ेगा। तो अगर पहले तो मैं इसको ट्राई करता हूँ, अगर मैं जाके इस पर डबल ब्रैकेट लगाऊँ तो चल गया ये, और कितनी वैल्यू दिखा रहा है ये 3.89 वैल्यू दिखा रहा है। ठीक है, ओरिजिनल वैल्यू क्या थी इसकी 4.10 आ रही थी। ठीक है, एक्चुअल वैल्यू, लेकिन प्रिडिक्टेड वैल्यू क्या शो की इसने 3.89। तो मॉडल थोड़ा सा क्या हुआ है, अंडर फिट हुआ है। ठीक है, अब समझिएगा बात को, जो एक्चुअल डेटा है वो थोड़ा हायर है हमारे प्रिडिक्टेड वाले डेटा से। सही है, तो इस तरह का मॉडल क्या कहलाएगा, मतलब हमारा जो मॉडल है थोड़ा सा क्या हुआ है, कम वैल्यूज़ प्रोवाइड करे, तो इस मॉडल को हम क्या बोलेंगे, अंडर फिट है। ठीक है, और ये बिल्कुल होगा, क्यों होगा, क्योंकि हम सिर्फ इसको एक कॉलम दे रहे हैं। ठीक है, जिस तरह मैंने बताया था कि इसके बहुत सारे पैरामीटर्स और भी हो सकते हैं। अगर वो हमारे पास कॉलम्स मौजूद होते तो फिर क्या होता है, इसकी थोड़ी सी लर्निंग अच्छी हो पाती। लेकिन सिंस एक कॉलम है तो क्या कर रहा है, इसने अपने हिसाब से जो लर्निंग कर सकता था उससे वो लर्निंग करी, और उसके बिहाफ पे क्या वैल्यू दिखा रहा है, हमें 3.89 बता रहा है। ठीक है, ज़रा एक दो वैल्यूज और निकाल के देखते हैं। लेट्स से 29। ठीक है, कितनी आ रही है, 7.15 आ रही है, और यहाँ पे कितनी आ रही है, 3.49 आ रही है। नंबर याद रखिएगा। चलें, क्या लिखेंगे, LR डॉट प्रिडिक्ट और X टेस्ट डॉट लॉग, क्या था नंबर 29। ठीक है, एग्जीक्यूट करते हैं, कितनी लाया 3.09 लाया, और उसकी क्या आ रही थी वैल्यू 3.49 आ रही थी। ठीक है, तो अभी भी क्या बता रही है वैल्यू, हमें कम ही दे रहा है। ठीक है,
तो खैर ये क्या हुआ, हमने एक बहुत बेसिक सा एक मशीन लर्निंग मॉडल बना दिया, ठीक है। और आपको इसके पीछे की वर्किंग थोड़ी क्लियर हो गई है कि इसने क्या किया होगा, डेटा में जाके आप अपने लिहाज से समझ लें कि स्कैटर प्लॉट बनाया होगा, फिर उसने क्या किया होगा, उस स्कैटर प्लॉट पे एक बेस्ट फिट लाइन बनाने की कोशिश की होगी, ठीक है। ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन पीछे क्या कर रहा है, इसने डेटा को जाके समझा और डेटा का उसने मतलब जब लाइन ड्रॉ करने लगा ना, उस लाइन के साथ उसने जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब का डिस्टेंस निकाला, ठीक है, उन सब का डिस्टेंस निकाला। और फिर जहाँ पर उसको डिस्टेंस कम लगा उसने क्या किया, हमारी लाइन को इस तरह से उस तरह फिट करवा दिया, ठीक है। देखें ज़रा, ये जो मैंने एक लाइन बनाई थी ना यहाँ पर, इसने क्या किया होगा, लेट से पहले टाइम में उसने कुछ इस तरह की लाइन बनाई, ठीक है, इस तरह की लाइन बनाई तो उसको पता चला कि यहाँ पे इसको एरर्स बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। और एरर्स इस तरह के वही वाले एरर कि वो जब हर वैल्यू के साथ मतलब हर पॉइंट के साथ इस लाइन तक का डिस्टेंस कैलकुलेट करता, तो डिस्टेंस क्या होता, कहीं पे तो बहुत कम होता, जैसे इन 3 पॉइंट से क्या होगा, बहुत कम होगा, लेकिन बाकी के पॉइंट से क्या इसको देखने को मिल रहा होगा, ज़्यादा डिस्टेंस देखने को मिल रहा होगा। फिर इसने क्या किया, एक दूसरी लाइन बनाई, लेट से कुछ इस तरह की लाइन बनाई, फिर इसने ये चेक किया कि अब डिस्टेंसेस किस तरह से आ रहे हैं, ठीक है। अगर नहीं मैच हुआ तो फिर उसने क्या किया, फर्दर लाइन को चेंज किया, लाइन के स्लोप को चेंज किया और इस तरह कर करके उसने एक बेस्ट फिट लाइन ड्रॉ कर दी है। सही है यहाँ तक? अच्छा, ये चीज़ हम देख भी लेते हैं यहाँ पे कि इसने किस तरह से किया होगा। हम एक काम करते हैं, सबसे पहले तो हम फुल डेटा का ना स्कैटर प्लॉट बनाते हैं। मैंने लिखा plt.scatter और मैं यहाँ इसको बोलता हूँ जॉब्स। ये एक काम करते हैं, हमने x और y निकाले थे ना, x, y, एक मिनट इस पर ग्राफ बना रहा है, ठीक है। x, y आपको याद होगा, हमने टॉप ऊपर निकाले थे सारे, उसमें x के अंदर सारा कौन सा डेटा था, CGPA का, और y के अंदर पैकेज का डेटा मौजूद था। तो मैंने इसको स्कैटर के अंदर ये वाली वैल्यू दे दी, ठीक है। और अगली लाइन पे जाते हैं, हम लिखते हैं plt.plot। सिंपल प्लॉट फंक्शन क्या करता है, लाइन प्लॉट बनाता है, ठीक है। मैं इसको बोलता हूँ x टेस्ट के x एक्सिस पर कौन सी वैल्यूज़ को कंसीडर करो, x टेस्ट, जो मेरे डेटा की वैल्यूज़ हैं, ठीक है। अच्छा, लेकिन मैं आगे जाके किसको क्या बोलता हूँ, lr.predict और x टेस्ट। ये देखने में क्या कर रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ इसको कि पहले तो क्या करो, मेरे जो ओरिजिनल डेटा है उस पर स्कैटर प्लॉट बना दो, बन गया। मैंने अगली लाइन में क्या बोला कि अब एक लाइन प्लॉट बनाओ। मैं असल में वही लाइन आपको दिखाना चाह रहा हूँ जो अभी हमने जिसकी बात की थी, कि वो किस तरह की लाइन दिख रही होगी, हम उसको विजुअलाइज करना चाह रहे हैं। तो मैंने क्या किया, उसको x तो वही वाली वैल्यूज़ जो मेरे डेटा के अंदर मौजूद थी, लेकिन मैंने उसको y में क्या बोला कि तुम जो x से वैल्यूज़ उठा रहे हो ना, उसको क्या करो, जो तुमने मॉडल अभी ट्रेन करवाया है उससे जाके वैल्यूज़ निकाल के लेके आओ। क्लियर है? नहीं? क्या मसला है भाई? ये देखिए, सबसे पहले x ट्रेन y ट्रेन, x टेस्ट y टेस्ट, ये क्लियर है। x ट्रेन y ट्रेन बेसिकली सेम डेटा है, ट्रेनिंग के लिए डेटा है। x CGPA, y पैकेज। टेस्ट क्या है, x टेस्ट y टेस्ट, वही फाइल का डेटा है, लेकिन हमने उसको सेपरेट कर लिया है और वो अभी तक हमारे मॉडल ने देखा नहीं है। उस मॉडल को, उस डेटा के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन हमें पता है, हमने उस डेटा को रिजर्व किया कि वो ओरिजिनल डेटा है हमारा, और हम अपने मॉडल को डिफरेंट वैल्यूज़ निकाल के चेक करेंगे कि वो मेरी ओरिजिनल वैल्यूज से कितना क्लोज वैल्यूज़ दे रहा है, और हमने देखा वो काफ़ी कम दे रहा था वैल्यूज़, ठीक है। तो ये पॉइंट है हमारा x टेस्ट और y टेस्ट का। अब मैंने क्या किया, सबसे पहले तो फुल डेटा की मदद से स्कैटर प्लॉट बनाया, यहाँ तक क्लियर होगा, ठीक है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ जो लाइन बना रहा हूँ ना, लाइन समझिएगा, लाइन हम किसकी मदद से बनाएं, ये जो लाइन है, ये लाइन हम प्रेडिक्टेड की मदद से बनाएं या ओरिजिनल डेटा की मदद से बना दें। देखें, x टेस्ट मौजूद है, y टेस्ट भी मौजूद है। अगर मैंने x टेस्ट के साथ y टेस्ट का यूज़ कर लिया तो फिर तो लाइन आपके पास क्या हो जाएगी, तकरीबन सेम ही हो जाएगी ना। चलिए मैं बना देता हूँ, यहाँ पे मैं इस लाइन को पहले कमेंट कर देता हूँ, नीचे आके मैं इस जगह पे y टेस्ट रख देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब ये ज्वाइन करके ला रहा है, और ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि y टेस्ट के अंदर जो पॉइंट्स है ना, एक तो वो क्या है, वो रेंडमली इसी जगह पे स्प्रेड हुए हैं सॉरी, और मैंने उसको क्या बोला, उन पॉइंट्स को क्या करो, कंबाइन करो। plt.plot क्या करता है, लाइन प्लॉट बनाएगा ना, तो इस तरह से उसने यहाँ पे सारा डेटा को मैसी कर दिया, ठीक है। लेकिन उसको क्या बोलता हूँ, y टेस्ट का इस्तेमाल नहीं करो, क्या करो, प्रेडिक्शन वाले डेटा को यूज़ करो, और प्रेडिक्ट किस पे करो, x टेस्ट के डेटा को प्रेडिक्ट करो और y वैल्यूज निकालो, ठीक है। एग्जीक्यूट करते हैं ज़रा, ठीक है। तो देख रहे हैं, ये आपको थोड़ी सी ब्लू लाइन दिख रही होगी। अच्छा, मैं करता हूँ यहाँ पे इसका कलर चेंज करते हैं हम,
लेट से हम लिखते हैं कलर के अंदर रेड बना दो इसको, ठीक है। तो ये बेसिकली इसने वो बेस्ट फिट लाइन निकाली है जो इसके हिसाब से सबसे मतलब तमाम पॉइंट से क्लोज है, ठीक है। अगर से थोड़ी सी टिल्टेड लाइन बनाई होती, लेट से डाउनवर्ड होती, ठीक है, जिस तरह मैंने आपको यहाँ बना के दिखाई थी, लेट से थोड़ी सी टिल्टेड होती तो क्या होता, इसको पता चला होगा वहाँ पे इसको वैल्यू मतलब एरर ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अभी हम समझते हैं एरर भी जाते नीचे, फिर उसने क्या किया, फिर से लाइन का स्लोप चेंज किया, स्लोप चेंज कर करके उसने क्या किया, एक बेस्ट फिट लाइन को ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो थोड़ा सा ये आपको रफली आइडिया क्लियर हो रहा है कि उसने इस तरह की लाइन बनाई और फिर इसने क्या किया, इसके बिहाफ पे अब हमें क्या कर रहा है, प्रिडिक्शन दे के बता रहा है, ठीक है। तो अभी आपको याद होगा हमने क्या किया था, LR डॉट प्रिडिक्ट किया था ना, प्रिडिक्ट करके हमने क्या लिखा था उसके अंदर, एक वैल्यू पास करी थी x की। तो उसने अब जो वैल्यू लाकर दी है वो वैल्यू कौन सी लाकर देगा, वो इस लाइन के ऊपर लाई कर दी होंगी हमारी वैल्यूज़, ठीक है। वो जो प्रिडिक्शन के बाद वैल्यूज़ लाकर देगा वो वैल्यूज़ कहाँ होंगी, वो इस लाइन पर लाई कर रही होंगी, ठीक है। दोबारा से ज़रा ऊपर जाते हैं, और 112 पे क्या वैल्यू थी, 8.58 आ रही थी ओरिजिनल CGPA, 8.58 लेट से यहाँ पे कहीं लाई कर रही है, ठीक है। हम आते हैं और आई थिंक शायद उसका वो क्या आ रहा था पैकेज, 4.1 आ रहा था ना, 4.10 आ रहा था, मतलब वो शायद ये वाला पॉइंट हो, मे भी नहीं ये वाला हो सकता है, मतलब इनमें से कोई एक पॉइंट है, सही है। थोड़ा सा इमेजिन करें, इनमें से कोई एक पॉइंट होगा, एग्जैक्टली पता नहीं है, इनमें से कोई एक पॉइंट है। लेकिन क्या किया, जब हमने उसको वही CGPA प्रोवाइड करी तो उसने क्या किया, हमें वैल्यू कम बताई, मतलब वो इस लाइन के अकॉर्डिंग हमें वैल्यू बता रहा था, 3.89 के अराउंड बता रहा था, शायद आपको याद आ रहा होगा। तो क्या हुआ है, अब वो जो भी डेटा प्रेडिक्ट करवाएंगे वो इस लाइन की मदद से बता रहा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास क्या हुआ, ये मशीन लर्निंग मॉडल आपका बैकएंड पे काम कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब आप लोग जरा नमाज पढ़ के आए, फिर हम लोग इसको डिस्कस करते हैं कि अब उसने ये जो लाइन बनाई है ना, इसके पीछे थोड़ी सी मैथ समझते हैं कि वो किस तरीके से लाइन बना रहा है, ठीक है। और फिर हम खुद से ये जो मशीन लर्निंग का सिंपल लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिथम है, हम खुद से ये खुद बना सकते हैं, खुद से इस एल्गोरिथम को बना सकते हैं, बहुत बेसिक लेवल का, ठीक है, सही है। तो अब ज़रा इस लाइन को हम समझते हैं कि लाइन किस तरह ड्रॉ हो रही है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, उससे पहले एक चीज़ ज़रा देख लें, ऊपर मैंने कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ था, मैंने कहा था इसको बाद में बताऊँगा। ये बेसिकली स्टेप्स लिखे हुए हैं जो आपने मशीन लर्निंग के नॉर्मल मॉडल के साथ काम करना ना, वो सबसे आपका यही काम होगा, ठीक है। मशीन लर्निंग अप्लाई करना बहुत सिंपल है, ठीक है, सिंपल से आप अप्लाई कर देंगे। हाँ, असल चीज़ जो आती है ना उसकी ऑप्टिमाइजेशन पर आती है। ऑप्टिमाइजेशन से मुराद ये होती है कि आपका जो एक्चुअल डेटा है ना और जो प्रेडिक्टेड डेटा है वो बहुत क्लोज होने चाहिए, जितने क्लोज होंगे उतना ही आपका मॉडल क्या होगा, अच्छे से ऑप्टिमाइज होगा, ठीक है। तो लेकिन ये जो स्टेप्स लिखे हुए हैं ना, ये आप स्टेप्स तकरीबन जितने भी एल्गोरिथम्स पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन का हो, PCA हो या कोई दूसरा एल्गोरिथम हो, सब के अंदर मतलब मेजॉरिटी के अंदर आपके यही स्टेप्स फॉलो हो रहे होंगे। तो पहले क्या करना है आपने, ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट को इंपोर्ट करना है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, जो मॉडल आप लगा रहे हैं उस मॉडल को भी साथ इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। अभी जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया था, लीनियर मॉडल के अंदर से लीनियर रिग्रेशन को निकाला था, ठीक है। तो जो भी हम कर रहे होंगे क्लासिफिकेशन का हो तो क्लासिफिकेशन को निकाल लेंगे, पहले स्टेप आपने ये करना है। दूसरे में क्या करना है, डेटा आपने लाजमी स्प्लिट करना है ट्रेन और टेस्टिंग के अंदर। थर्ड स्टेप में क्या है कि आपने जो भी ऑब्जेक्ट है उसको क्रिएट करना है, लीनियर रिग्रेशन का तो लीनियर रिग्रेशन का, क्लासिफिकेशन का तो क्लासिफिकेशन का आपका ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे, ट्रेनिंग कराएंगे उस मॉडल की, फिट जो मेथड है उसकी वजह से ट्रेनिंग करवाएंगे, और फिर इन दी एंड क्या करेंगे, डेटा को प्रिडिक्ट करेंगे, सही। तो ये स्टेप्स सेम रहने वाले हैं। हाँ, ये अब आपको डिसाइड करना होगा डिफरेंट मॉडल्स पढ़ने के बाद कि आपका डेटा कौन से वाले मॉडल की मदद से ज़्यादा अच्छे से ऑप्टिमाइज हो पा रहा है, ठीक है। अभी पहले एल्गोरिथम पढ़ रहे हैं सिंपल लीनियर रिग्रेशन का, आगे जब पढ़ेंगे तो आपको उसमें से अच्छे से क्लियर होगा कि कौन कौन से मॉडल्स आप यूज़ कर सकते हैं। सब अप्लाई करके देख रहे होते हैं, समटाइम्स ऐसा भी होता है कि जो आपको अच्छा रिजल्ट दे रहा होगा हम उसी के साथ फिर आगे फर्दर अपने प्रेडिक्शंस करवा रहे होते हैं। खैर, तो ये स्टेप्स थे, आगे बढ़ते हैं वापसी। और अब हम ज़रा बात कर लेते हैं, एक इक्वेशन होती है इक्वेशन ऑफ लाइन, y = mx + c। लाजमी आप लोगों ने इसको मैथमेटिक्स में आई थिंक मैट्रिक में पढ़ा होता है, कहाँ पढ़ा होता है, फर्स्ट ईयर में है। अच्छा, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, लेकिन मैंने O लेवल में इसको लाजमी पढ़ा, ठीक है।
पंजाब बोर्ड में क्या सॉरी समझा नहीं। आप पूछ क्या रहे? ये जो y = mx + c इक्वेशन है, ये हमने कौन से उसमें पढ़ी होती है, मतलब क्लास के अंदर? फर्स्ट ईयर में है, सही है। बच्चे से लेके एनर्जी का होता मैथमेटिक्स में होती है, है। उसमें शायद स्लोप होता है, वो जो आप बोल रहे हैं ना, शायद फिजिक्स वगैरह के अंदर वो स्लोप की बात हो रही होती है, शायद हो सकता है हो भाई, मुझे एग्जैक्टली अब याद नहीं है। ठीक है, अब आप लोग बोले तो स्टेट्स में आती है। अच्छा, खैर एक मुझे माइंड में नहीं आ रहा फिलहाल, हम देखते हैं ये होती क्या है। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। एक हमारे पास पॉइंट है इसके अंदर y = mx + c। ठीक है, अच्छा अब इसमें जो x है बेसिकली x वाली वैल्यूज़ को शो कर रहा है, y जो है वो y वाली वैल्यूज़ को शो कर रहा है। ठीक है, m और c इसमें दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं। m होता है आपका ग्रेडियंट या स्लोप कहलाता है। ठीक है, मैं सिंपल इसको स्लोप लिख देता हूँ, लेकिन इसका दूसरा नाम ग्रेडियंट भी होता है। ठीक है, और c को बोलते हैं कांस्टेंट। अब ये c की जगह आपको कुछ भी देखने को मिल सकता है, e भी हो सकता है, b भी हो सकता है, a भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये बेसिकली कांस्टेंट एक होता है कोई भी, उसके लिए हम c का यूज़ करते हैं। सही है, अच्छा ये दो पैरामीटर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इन्हीं की मदद से हमारी एक बेस्ट फिट लाइन डिसाइड होती है। सही है सॉरी। अब जो जिसकी हम बात कर रहे थे, जो ये हमने लाइन बनाई थी, ये हुआ क्या होगा, किस तरह से कैलकुलेट किया होगा इसने, मतलब मॉडल ने किस तरीके से कैलकुलेट किया होगा? हाँ, स्लोप बनाया। एक मिनट, इसकी एक जनरल इक्वेशन है। चलें, उस जनरल इक्वेशन से पहले एक चीज़ समझते हैं। ये ग्राफ को देखें, इसको समझिएगा, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। लेट से मैं एक लाइन यू बनाता हूँ, मैं एक लाइन इस तरह बनाता हूँ और एक लाइन ये बनाता हूँ। ठीक है, तीनों सिंपल समझेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से है। ठीक है, और लेट्स मैं नाम भी दे देता हूँ इनको 1 2 3। बताएं जरा तीनों में क्या डिफरेंस है? तीनों में क्या डिफरेंस है? अब आप बोलेंगे एक नीचे, एक बीच में और एक ऊपर है। ठीक है, ऐसे ही है, लेकिन मैथमेटिकली इसको समझते हैं कि इसमें डिफरेंस किस चीज़ का है। देखें, इनको हम यहाँ पे डिसाइड करेंगे स्लोप की मदद से। ठीक है, स्लोप ना आपका बेसिकली अगर सिंपल अल्फाज में बोलते हैं ना, ढलान होती है। स्लोप का मतलब ढलान होती है वैसे, सही है, लेकिन मैथमेटिकली इसको निकालने का फॉर्मूला होता है। सही है, मैथमेटिकली इसको निकालने का फॉर्मूला होता है, और वो क्या होता है हमारे पास? y2 - y1 ओवर x2 - x1। ये फॉर्मूला होता है हमारे ग्रेडियंट को या स्लोप को निकालने के लिए। अब आप बोलेंगे y2 ये y2 y1 है, y2 नहीं है, y2 - y1। ठीक है, और x2 - x1 होता है। अब ये दो पॉइंट्स हैं। लेट्स से आपको ना कोई भी दो पॉइंट्स दे दिए। पॉइंट्स आपको मालूम है ना किस तरीके से दिए जाते हैं? आई थिंक ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहलाती है। और लेट्स से आपको बोल दिया कि एक पॉइंट है 9,3 और एक सेकंड पॉइंट है 11,2। ठीक है, ये कोई दो रैंडम पॉइंट्स आपको दे दिए। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसकी मदद से एक लाइन बनानी है। इसकी मदद से क्या करनी है आपने? एक लाइन ड्रॉ करनी है। अब आप बोलेंगे सही है, आप इस पहले इन पॉइंट्स को लेबल दे देंगे। आप इसको बोलेंगे पहले वाला होता है x1, अगले वाले को बोल देते हैं y1, इसको बोल देते हैं x2, इसको बोल देते हैं y2। और आप इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज़ को डालेंगे y2 - y1 ओवर x2 - x1 के अंदर। आप यहाँ से क्या निकाल लेंगे? स्लोप निकाल लेंगे। ठीक है, m आ गया, क्लियर। c कैसे निकालेंगे? अब c क्या होता है? c होता है इंटरसेप्ट। c क्या होता है? इंटरसेप्ट होता है। और इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है कि आपकी कोई भी लाइन y एक्सिस को कहाँ पर टच कर रही है। ठीक है, y एक्सिस को कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, वो आपकी क्या बन जाती है? c की वैल्यू बन जाती है। अब इमेजिन करें, लेट्स से जो पॉइंट है ना जहाँ पे तीनों लाइन्स टच कर रही है, इसकी यहाँ पे वैल्यू है 1, y की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 1। तो इन तीनों का ही y इंटरसेप्ट क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, c मतलब जो कांस्टेंट है बेसिकली वो y इंटरसेप्ट कहलाता है, और इसका आपको क्या हो गया? 1 वैल्यू हो गई। अब लेट्स से अगर मैं एक ये लाइन बनाता हूँ, ठीक है, तो अब आप भले ही समझिएगा बात को, हो सकता है कि ये जो मेरी 4th वाली लाइन है इसका और 1 वाली लाइन का स्लोप सेम हो सकता है। ठीक है, अभी थोड़ी सी मतलब चलें इसको कोशिश करता हूँ सही बनाने की।
ठीक है। अब एग्जैक्टली पैरेलल नहीं है, लेकिन इमेजिन करें दोनों पैरेलल्स हैं। पैरेलल का मतलब बिल्कुल इस तरीके से हैं ये लाइंस कि अगर ये कितना ही इनको एक्सटेंड कर दें आप तो कभी भी ये मीट नहीं करेंगी। ठीक है, देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ। पैरेलल का मतलब क्या होता है, थोड़ी सी मैथमेटिक्स की आपको टर्म्स यहाँ बताना चाह रहा हूँ। लेट्स से एक लाइन इस तरीके से है और अगली लाइन किस तरीके से, ठीक है, प्रॉपर लाइन समझिएगा। अभी क्या लाइन्स पैरेलल हैं? नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको आगे एक्सटेंड करूँ तो आगे तो क्या होगी, ये और दूर जाती रहेंगी, सही है, और दूर जाएंगी। लेकिन अगर पीछे इनको एक्सटेंड करूँ मैं इस तरफ, तो यहाँ पे क्या होगा, ये कहीं ना कहीं पीछे आके ये मीट हो जाएंगी। ठीक है, और अगर लाइन्स एक दूसरे को टच कर जाती हैं, इंटरसेक्ट कर जाती हैं, तो फिर वो पैरेलल लाइन्स नहीं कहलाती। पैरेलल लाइन्स किस तरह से होंगी, लेट्स से मैंने एक ये लाइन बनाई और एक ये लाइन बना दी। अब आप इनको कितना ही एक्सटेंड करें, इसी स्लोप पर रखते हुए, आगे करें पीछे करें, कहीं भी इसको एक्सटेंड करते जाएं आप, कभी भी दोनों लाइन्स टच नहीं करेंगी, इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तो ये पैरेलल लाइन्स कहलाती हैं। तो मैं यहाँ क्या बोल रहा था कि लेट्स से मेरी जो फोर्थ लाइन है क्या है, ये पैरेलल है किसके, 1 वाली के। ठीक है, तो इनके स्लोप्स क्या होंगे, सेम होंगे। स्लोप्स क्या होंगे इनके, सेम होंगे। ठीक है, लेकिन इंटरसेप्ट क्या है दोनों का, डिफरेंट है। यहाँ पर इंटरसेप्ट कुछ और होगा, 1 नहीं होगा उधर। तो लेट से अगर मैं इसको बोल दूँ 5, तो अब इसका इंटरसेप्ट क्या हो गया, डिफरेंट हो गया, 5 हो गया, और यहाँ पे इसका इंटरसेप्ट 1 है। ठीक, लेकिन ये जो मैंने 3 लाइन बनाई थी ना, 1 2 3, इनमें क्या डिफरेंस है, इनका इंटरसेप्ट सेम है लेकिन इनके स्लोप्स क्या है, अलग अलग है। इंटरसेप्ट सेम है, क्यों, क्योंकि तीनों ही लाइंस y एक्सिस पर सेम पॉइंट से टच करती हुई जा रही है। ठीक है, तो इंटरसेप्ट y वाली वैल्यू क्या है, तीनों की सेम है, और इनके स्लोप्स की वैल्यू हमें डिफरेंट देखने को मिलेगी। और वो किस तरह कैलकुलेट होगी, हम उसको इस तरीके से मतलब कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमें कोई भी 2 पॉइंट दे दिए जाएं, लेट से ये लाइन है ना, मैं बोलता हूँ लेट से कि मेरे पास एक पॉइंट यहाँ का दिया हुआ है, एक पॉइंट यहाँ का दिया हुआ है। ठीक है, सेट मतलब लास्ट पॉइंट से 1-2 पॉइंट्स पीछे का पॉइंट मुझे मिला हुआ है, कोई मसला नहीं है। उस लाइन के आप कोई भी 2 पॉइंट्स पकड़ें, निकालें, और उसका जो स्लोप निकलेगा वो पूरी लाइन के लिए वैलिड होगा। ठीक है, अब इस लाइन पे बहुत सारे और भी पॉइंट्स हैं, देख रहे हैं भाई, ऐसी ही होता है ना, पॉइंट अगर मैं ज्वाइन करने स्टार्ट कर दूँ तो ही तो मेरी लाइन बनेगी, बहुत सारे पॉइंट्स ज्वाइन करूँगा तो मेरी लाइन बन जाएगी। सही, तो आपके पास सिर्फ आपने 2 पॉइंट्स निकाल के अपना स्लोप निकाला, और वो सारी पूरी लाइन के लिए, तमाम पॉइंट्स के लिए वो आपका एप्लीकेबल रहता है। ठीक, एक बात। दूसरी बात कि इस लाइन का जो स्लोप है ना, अभी हम मतलब कैलकुलेट नहीं कर रहे बाकायदा तौर पे, लेकिन समझिएगा, आपकी जो जितनी मतलब कोई लाइन जितनी एक्स एक्सिस से करीब होगी उतना ही उसका स्लोप क्या होता है, कम या ज़्यादा, कम होता है। जो लाइन जितनी ही एक्स एक्सिस से करीब होगी, ठीक है, उसका उतना ही स्लोप क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो मुझे बताएं कि सबसे ज़्यादा स्लोप यहाँ पे कौन सी लाइन का होगा, 1 का, 2 का, 3 का या 4 का? देखें, ज़्यादा, सबसे ज़्यादा 3 का होगा। देखें, एक्स एक्सिस आपका ये होता है, आप इस वाले को शायद एक्स एक्सिस समझ रहे हैं, ये आपकी जो लाइन है ना, ये वर्टिकल लाइन होती है, वाई एक्सिस कहलाती है। ठीक है, वर्टिकल लाइन, और ये क्या आपकी, ये एक्स एक्सिस कहलाती है। तो 1 तो एक्स एक्सिस से बहुत क्लोज है, तो इसलिए इसका स्लोप क्या है, कम है। हम इसको मतलब कैलकुलेट भी कर सकते हैं अगर प्रॉपर तरीके से उसको लेके जाएं। ठीक है, फिलहाल के लिए मैं अभी कैलकुलेट नहीं कर रहा, मैं आपको इसका आइडिया बता रहा हूँ ताकि आपके माइंड में एक इमेज आ जाए कि जो लाइन जितनी एक्स एक्सिस से दूर होगी उसका स्लोप उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, बात क्लियर हो रही है? अच्छा, तो हुआ क्या होगा, हमारा जो प्लॉट है, मतलब ये जो लीनियर रिग्रेशन हमारी ड्रॉ होती है, वो किस तरह से ड्रॉ होती है, किस तरह से वो लाइन डिसाइड करता है, उसने बहुत सारे डेटा पॉइंट्स लोकेट किए हुए थे। ठीक है, और उसने क्या किया, इन पॉइंट्स पर से एक लाइन बनाई। ठीक है, अच्छा, अब ये जो लाइन होगी ना, बेसिकली इसका स्लोप निकला होगा, लाजमी सी बात है। और स्लोप क्या होगा, डिफरेंट पॉइंट्स के कॉम्बिनेशन के साथ स्लोप निकला होगा। ठीक है, और सिर्फ अगर आपका एक स्लोप निकल आए तो हम क्या कर सकते हैं, उस पूरी लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, मैं चलो उसको बता देता हूँ आगे जाके। हम क्या कर सकते हैं, अगर हमने किसी भी 2 पॉइंट्स को सेलेक्ट किया और उसकी मदद से हमने क्या किया, स्लोप बनाया, तो उस सिर्फ एक स्लोप की मदद से हम पूरी लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो उसने क्या किया, इस तरह के डिफरेंट स्लोप्स को कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करने के बाद उसने डिफरेंट लाइंस को प्लॉट किया। किसने, उस मॉडल ने। ठीक है, और उस मॉडल ने उस मतलब डिफरेंट लाइंस को प्लॉट करने के बाद हर पॉइंट से एरर भी कैलकुलेट किया कि ये जो मैंने अभी करंट लाइन बनाई है, लेट से एक लाइन आपकी यूँ बनती है, एक लाइन आपकी इस तरह से बनती है, एक यूँ बनती है। उसने क्या किया, डिफरेंट लाइंस को इंटरनली बनाकर खुद से चेक किया कि कौन सी वाली लाइन
ऐसी लाइन है जिसका तमाम पॉइंट्स के साथ डिस्टेंस कम आ रहा है, ठीक है, तमाम पॉइंट्स उस लाइन के क्लोज हैं और उस लाइन को उसने क्या किया, सिलेक्ट कर लिया। यहाँ तक बात समझ आ रही है? तो उस लाइन का हमें स्लोप भी देखने को मिलेगा और उसका इंटरसेप्ट भी देखने को मिलेगा। ये देखें ज़रा, ये आपको लाइन दिख रही है, ये मेरे पास, इसका स्लोप भी होगा, इसका इंटरसेप्ट भी होगा। किस तरह कैलकुलेट होगा, ये देखें। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ LR डॉट कोफिशिएंट, ये ऊपर ही आ रहा है टॉप पे, जब मैं इसका कोफिशिएंट लिखूँगा तो मुझे क्या बता रहा है, इसका स्लोप कितना आया, 0.557 के अराउंड आ रहा है। सॉरी, कितना आया, 0.557 के अराउंड आया, ठीक है। तो ये जो लाइन है इसका स्लोप क्या आया, 0.557। और अगर मैं इसका इंटरसेप्ट निकालूँ तो इंटरसेप्ट क्या आ रहा है इसका, -0.89। इसका मतलब पता ही क्या है कि ये कहाँ पे टच करेगी जाके, ये नेगेटिव वाई एक्सिस को टच करेगी। मतलब क्या है इसका, कि आपकी कुछ इस तरह की लाइन है जो समथिंग इधर जाके वाई एक्सिस को टच कर रही है, ठीक है। तो यहाँ हमारी वाई एक्सिस की वैल्यू क्या होगी, हमारे पास नेगेटिव होती है, ठीक है। ये x हमारे पास है, ये y है। y ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव, नीचे क्या होता है y, नेगेटिव। यहाँ पे क्या होता है, x एक्सिस पॉजिटिव और यहाँ पे x एक्सिस क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे m और y को देख लिया, m स्लोप को और y इंटरसेप्ट को हमने यहाँ पे इस तरीके से चेक कर लिया। अब जो मैं बात कर रहा था ना कि अगर हमें ये y, m और c एक मरतबा मालूम हो जाए तो हम इसकी मदद से खुद से भी पॉइंट्स को निकाल कर प्रेडिक्ट करवा सकते हैं। अब लेट से मैंने यहाँ पे लिखा, मैं इसको ऊपर सेव कर देता हूँ, मैं ना इसको सेव करता हूँ m के अंदर, ठीक है, और मैं इसको सेव कर देता हूँ c के अंदर इंटरसेप्ट को। चलिए, m आया, मैंने m को मल्टीप्लाई करवाया, किसके साथ करूँगा भाई, मैं m को किसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा, देखिए क्वेश्चन क्या होती है, हाँ x के साथ, और मेरा x क्या है जी, मेरा x क्या है, CGP है ना, x एक्सिस पे कौन सी वैल्यू जा रही है मेरे पास, CGP है, और उसका आउटपुट क्या मिल रहा है मुझे, मतलब आउटपुट क्या है, y वाला कॉलम क्या है मेरा, पैकेज सैलरी, ठीक है। तो अगर मैं इसको अपने लिहाज से ट्रांसफॉर्म करूँ तो मैं इसको लेट से लिख देता हूँ, PKG लिख देता हूँ शॉर्टकट में, पैकेज को, इक्वल्स टू m, जो कि कितना है मेरा 0.557 आया था, टाइम्स CGPA प्लस, और क्या वैल्यू आई थी C के हमारे पास, -0.89 थी, आई थी, क्या थी 89, कुछ इसी तरह की थी, ठीक है। तो देख रहे हैं मेरी जो इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ लाइन, क्या हुआ, उससे हमने मशीन लर्निंग मॉडल की मदद से, मतलब मशीन लर्निंग मॉडल ने जो m और c निकाल के बताया, उसकी वजह से हमने इक्वेशन ऑफ लाइन बना ली। और यही वो लाइन की इक्वेशन यूज़ कर रहा होता है सिंपल लीनियर रिग्रेशन में, किसके लिए, प्रेडिक्शन को देने के लिए। इसको प्रूव करते हैं। लेट्स से अब मैं क्या करता हूँ, मैं m को मल्टीप्लाई करता हूँ CGPA के साथ, और CGPA में यहाँ पे कोई एक वैल्यू फिक्स रख लेता हूँ, क्या थी 8.58 थी हमारी, क्या थी ऊपर सिनेरियो में, हाँ 8.58 है, ठीक है। 8.58 को हम मल्टीप्लाई करते हैं इस m की वैल्यू के साथ, और फिर क्या करेंगे, प्लस c लिख देते हैं, ठीक है। m के अंदर मैंने डेटा को स्टोर किया हुआ, ये देखें ऊपर मैंने m के अंदर उसका स्लोप डाल दिया था और c के अंदर मैंने उसका इंटरसेप्ट सेव करवा दिया था। अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ तो आउटपुट क्या मिल रहा है, मुझे वही 3.89 देखने को मिल रहा है, जो कि अभी हमने ऊपर भी देखा था, सही है। तो अगर इसको समराइज़ करें, समराइज़ में क्या है कि भाई हमारे पास जो मॉडल है ना सिंपल लीनियर रिग्रेशन, क्या कर रहा है, डेटा के ऊपर कैलकुलेशन परफॉर्म करके एक लाइन बनाता है, और उस लाइन को किस तरह ड्रॉ करता है, स्लोप और इंटरसेप्ट की मदद से, ठीक है। डिफरेंट लाइंस बनाता है, और फिर डिफरेंट लाइंस बनाने के बाद वो डिफरेंट टाइप के एरर्स को कैलकुलेट करता है। वो एरर्स मेरे पास नीचे आ रहे हैं, ये इसको डिस्कस करते हैं हम। उन एरर्स को कैलकुलेट करता है, और जो लाइन सबसे कम एरर की वैल्यू दे रही होती है, क्या करता है, उसी लाइन को बेस्ट फिट मान लेता है, ठीक है। तो उसने बेस्ट फिट लाइन बनाई, हमने किस तरह इसको ड्रॉ किया, हमने उसको बोला एक्स टेस्ट जो हमारा डेटा सेट था उस पर क्या करो, प्रेडिक्शन करो, और उसकी मदद से हमने एक लाइन प्लॉट बना लिया था, ठीक है। और फिर हमने वहीं से जाके m को निकाला और
सी को निकाल लिया और अपनी एक इस तरह की इक्वेशन ऑफ लाइन को ड्रॉ करके हमने खुद से एक वैल्यू को प्रेडिक्ट करवा लिया। ठीक है भाई। सबसे कम एरर मतलब सबसे कम एरर का मतलब ये है कि ये जो लाइन इसने बनाई है ना, हो सकता है कि इसने इस तरह की लाइन बनाई हो थोड़ी सी नीचे वाली, मतलब इसका स्लोप कम होगा। अभी 0.557 आया ना, लेट से उसने एक लाइन बनाया, उसमें 0.3 स्लोप था, उसका 0.3 स्लोप की वैल्यू थी। लेकिन हुआ क्या होगा कि जब उसने हर पॉइंट के साथ उस लाइन पर एरर कैलकुलेट किया, मतलब डिफरेंस निकाला कि अच्छा भाई ये पॉइंट है, उस पॉइंट का मेरी लाइन तक का डिफरेंस ये आ रहा है, इस तरह के बहुत सारे उसने पॉइंट्स लिए और उनका मीन निकाल लिया। तो मीन क्या मिला उसको, बहुत बड़ा देखने को मिला। एसटीडी को एसडीडी भी हो सकता है, वैसे डिफरेंट टाइप के एरर्स यहाँ मौजूद है हमारे पास। मीन एब्सोल्यूट एरर भी कैलकुलेट हो रहा होता है, मीन स्क्वायर्ड एरर भी कैलकुलेट हो रहा होता है। हम खुद भी क्या कर रहे होते हैं, इन वैल्यूज़ को देख रहे होते हैं कि हमारे पास इनमें से जो वैल्यू सबसे कम होगी ना, हम क्या कर रहे होते हैं, उस लाइन को कंसिडर कर लेते हैं। लेट से हमने एक सिंपल लीनियर रिग्रेशन पढ़ा और एक और होता है ग्रेडियंट डिसेंट टेक्निक होती है, जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, उसकी मदद से भी लीनियर रिग्रेशन को परफॉर्म करवा रहे होते हैं। तो लेट से हमने दोनों टेक्निक्स अप्लाई करी और अब हमें डिफरेंट प्रेडिक्शंस के दौरान आंसर्स देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अभी जैसे लीनियर रिग्रेशन क्या कर रहा है, अंडर फिट है हमारा मॉडल, कम वैल्यू बता रहा है, और जो डिसेंट ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट डिसेंट है, वो क्या कर रहा है, वो थोड़ा सा क्लोज वैल्यू बता रहा है। तो डेफिनेटली जब हम उसका ये वाली वैल्यूज निकालेंगे ना, एरर्स निकालेंगे, 5 पैरामीटर्स होते हैं हमारे पास, तो हमें वहाँ पर उसकी वैल्यूज़ कम देखने को मिलनी होगी, मतलब उसमें एरर कम आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए क्या है, उसकी वैल्यू हमें काफ़ी हद तक अच्छी प्रिडिक्शंस देखने को मिल रही होंगी। समझ रहे हैं बात को? मशीन ये 5 एरर निकालती है और जिसकी वैल्यू सबसे कम होती है वो बेस्ट लाइन बना दी। नहीं, मशीन नहीं निकालती, ये हम खुद से निकाल रहे होंगे। हाँ, लेकिन मशीन क्या करेगी, वो लाजमी मतलब इस तरह के एरर्स, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन स्क्वायर्ड एरर को वो बैकएंड पर चेक कर रही होती है कि कौन सा वाला मतलब कौन सा वाला एरर सबसे कम है, मतलब लाइन को इस तरह से हैंडल करेगी कि उसको इनकी वैल्यू सबसे मिनिमम से मिनिमम देखने को मिले, और फिर क्या करेगी, वो बना देगी। ठीक है, लेकिन सिंपल लीनियर इक्वेशन में आपने देखा सिर्फ सिंपल क्या क्या पैरामीटर्स शामिल हैं, एम और सी के भी यहाँ पे पूरी लाइन बन रही है, सिर्फ एम और सी के भी यहाँ पे पूरी लाइन बन रही है। ठीक है, इसके अंदर और फर्दर पैरामीटर्स मौजूद नहीं है कि लाइन को थोड़ा सा और इम्प्रूव किया जा सकता था। लेकिन ग्रेडियंट डिसेंट के अंदर क्या होता है, थोड़ी सी और टेक्निक्स हैं फर्दर, जिनकी मदद से लाइन को और इम्प्रूव किया जा सकता है। खैर, तो यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर हुआ पॉइंट कि लाइन को स्लोप और इंटरसेप्ट की मदद से उसने ड्रॉ किया और फिर हमने उसकी मदद से प्रिडिक्शन करवा ली। ठीक है यहाँ तक? अच्छा, उसके बाद बी की इम्पोर्टेंस, हाँ एक चीज़ ज़रा समझिएगा। अच्छा, क्वेश्चन ये हो सकता है कि हम सी क्यों रख रहे हैं, मतलब हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन के अंदर सी का क्यों जिक्र किया गया है। इक्वेशन ऑफ लाइन के अंदर क्या है, y इक्वल्स टू mx प्लस सी है, तो सी की क्या ज़रूरत है। मैंने कहा कि अगर मैं स्लोप का यूज़ करूँ तो सिर्फ स्लोप की मदद से पूरी लाइन को ड्रॉ कर सकता हूँ। ठीक है, मैं बताता हूँ किस तरीके से ड्रॉ करूँगा। लेट से हमें पता चला कि किसी लाइन का ग्रेडियंट ना 2 आया, कितना आया, 2 आया। लेट से यहाँ पे कुछ मार्किंग करता हूँ, मैंने कहा 2 4 6 8 10 और यहाँ पे हम रखते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, हमने क्या किया, कुछ पॉइंट्स की मदद से, मतलब 2 पॉइंट्स की मदद से अपने ग्रेडियंट निकाल लिया। वो कितनी वैल्यू मिली हमें, 2 वैल्यू मिली। ठीक है, अच्छा, जो ग्रेडियंट होता है ना, वो ये भी होता है, हम इसको बोलते हैं राइज ओवर रन। क्या बोलते हैं इसको, राइज ओवर रन। आप लोग मुझे बताएं, 2 एक्सिस हैं आपके पास, y और x। ठीक है, बल्कि आपने फॉर्मूला भी देखा था कि मैंने राइज वाली जगह पे किसका जिक्र किया था, x का या y का, y का। मतलब राइज कहाँ होगा, y में होगा, अंडरस्टैंड। ठीक है, और रन कहाँ पर होगा, x एक्सिस में होगा। मैं क्या बोला, मुझे 2 वैल्यू पता चली, 2 पॉइंट्स में से स्लोप कैलकुलेट किया, मुझे क्या वैल्यू मिली, 2। मतलब इसका क्या है कि 2 के नीचे कुछ मौजूद है। हाँ भाई, 2 के नीचे कुछ मौजूद है नंबर नहीं, लेकिन मैं क्या कंसिडर कर सकता हूँ, अगर मैं इसको फ्रैक्शन में लिखना चाहूँ, इसको मैं 1 कंसिडर कर सकता हूँ। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, 2 का राइज है और रन कितने का है, 1 का रन है। ठीक है, 1 का रन है और 2 का राइज है। चलो ये बात समझ आ गई। लेकिन अब इस स्लोप को, मतलब इस स्लोप की मदद से लाइन को ड्रॉ करने के लिए मुझे इंटरसेप्ट चाहिए, इंटरसेप्ट लाजमी चाहिए। अब लेट से हम कंसिडर कर लेते हैं कि हमारे पास एक सिनेरियो के अंदर जो इंटरसेप्ट है 1 है। क्या है, 1 है। तो अब ज़रा यहीं पे खड़े हो गए, इसी जगह खड़े होके ज़रा 2 का राइज करें। कहाँ पे जाऊँगा मैं 2 का राइज करके, 3 पे आ जाऊँगा,
2 राइज करना है, ठीक है। 1 से मैं 2 पर आऊँगा, 1 का राइज हुआ, फिर 2 से 3 पर आया, कितने का राइज हुआ टोटल? 2 का राइज हो गया, ठीक है। अच्छा मैं अभी यहाँ पे खड़ा हुआ, अब मुझे रन करना है। रन के लिए कहाँ जाऊँगा? एक्स एक्सिस पे जाऊँगा। अपने एक्स एक्सिस पर राइट साइड पे जाऊँगा, नंबर पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव नंबर है +1, तो मैं राइट साइड पे मूव करूँगा। तो ज़रा मुझे बताएं कि यहाँ पर मेरा कहीं 1 लाई कर रहा होगा, तो मैंने एक पॉइंट यहाँ पे लोकेट कर दिया। समझ रहे बात को? अच्छा अब हुआ क्या कि ये 2 पॉइंट्स हो गए। एक पॉइंट मेरा यहाँ पे था, जो उसको मैंने कहा था मेरा इंटरसेप्ट 1 है और ग्रेडियंट क्या है उसका 2 है, मतलब इंटरसेप्ट 1 है तो उस वक्त x की वैल्यू 0 होगी, तो मैंने इस पॉइंट को कंसिडर कर लिया। तब देखिए 2 पॉइंट आ गए मेरे पास। अब अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पर इस तरीके से इन 2 पॉइंट्स की मदद से पूरी लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ। थोड़ी लाइन सही नहीं बन रही, समझे बात को? सिर्फ हमने ग्रेडियंट की मदद से लाइन बना दी, लेकिन इंटरसेप्ट की यहाँ पे कितनी इंपॉर्टेंस है। अगर इंटरसेप्ट पता नहीं होगा तो हम उस लाइन को ड्रॉ ही नहीं कर सकते। एक बात ये मतलब टेक्निकली है। दूसरी बात ये है कि इंटरसेप्ट का यहाँ पे इस वजह से भी यूज़ किया जा रहा होता है। अब लेट्स से कि इक्वेशन है y = mx + c। इमेजिन करें c क्या, x क्या है, CGPA, और y क्या है, पैकेज, ये सैलरी की बात हो रही है। तो अगर x की वैल्यू 0 हो जाए, मतलब लेट्स से कोई बंदा पेपर्स में फेल होता जा रहा है, कंटिन्यूसली फेल होता जा रहा है, तो उसकी CGPA तकरीबन मतलब 0 कंसिडर कर लेता हूँ फॉर एग्जांपल। तो अगर उसकी CGPA 0 है, ठीक है, और अगर उसकी कहीं जॉब लग जाती है, फॉर एग्जांपल कहीं इंटर्नशिप लगती है, तो अगर C मौजूद ना हुआ, समझिएगा बात को, C को इग्नोर कर दे कुछ देर के लिए, तो क्या हुआ, इस 0 CGPA की मदद से जो भी स्लोप की वैल्यू थी वो क्या हो गई, पूरी 0 हो गई। इसका मतलब कि उसकी सैलरी भी क्या होगी, 0 होगी। लेकिन क्या ऐसा रियल सिनेरियो में होता है? मतलब हो सकता है, लेकिन लाजमी नहीं है कि यही हो, ठीक है। इंटर्नशिप में जहाँ कुछ ना कुछ तो मिलता है उसको, 5,000 8,000 कुछ तो वैल्यू मिल रही होती है, तो वो कहाँ से आ रही होगी, वो C से आ रही होती है। वो एक कांस्टेंट है, वो क्या है, एक कांस्टेंट है। और वो कांस्टेंट कहाँ से निकलता है आपका, वो बेसिकली y वाली वैल्यू की मदद से निकल रहा होता है। तो बात समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ, कि आपकी इस C की बहुत इंपॉर्टेंस है। फिर जाके आपका सिर्फ हम स्लोप की मदद से क्या कर सकते हैं, लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। C बेसिकली आपको जो भी लाइन बनती है ना, आपने जो भी लाइन बनाई है, मतलब जो आपने स्लोप बनाया है, उसको एक्सटेंड करते हैं या तो, ठीक है। या दूसरा तरीका ये होता है कि आप ना कंसिडर ये करेंगे कि आपकी y वाली वैल्यू क्या है, 0 है। आप देखें, अगर मैं mx वाले फैक्टर को उठा के यहाँ भेज दूँ, क्या हो जाएगा, y - mx = c हो जाएगा, ठीक है। y - mx = c। तो हम क्या करेंगे, हम बेसिकली y की वैल्यू नहीं पता ना, हम क्या करते हैं बेसिकली, हम ये चेक करते हैं कि हमारे पास x की वैल्यू अगर 0 हो, ठीक है, x की वैल्यू अगर 0 हो, लेकिन देखें बात समझें, आपको ना पॉइंट्स गिवन है, आपको ये कुछ 2 पॉइंट्स गिवन है। लेट्स से एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर। आपने क्या किया, इनकी मदद से स्लोप को निकाल लिया, ठीक है। इमेजिन करें हमारा वो स्लोप कितना निकला, 2 निकला। तो आपने इसकी एक इक्वेशन बना ली बेसिक सी, y = 2x + c बना ली, ठीक है यहाँ तक। अच्छा अब आप क्या करेंगे, आप ना x की वैल्यू को 0 रख के देखेंगे, x की वैल्यू को 0 रख के देखेंगे। हाँ, x की वैल्यू ऑलरेडी होगी, एक मिनट, एक वैल्यू तो हमारे पास x, तो y नहीं होगी, y को 0 कर सकते हैं। नहीं देखिए, अगर y 0 करेगा ना, पता मतलब उसका मतलब क्या बन रहा है कि आपकी वो लाइन x एक्सिस पर टच कर रही है। आपकी x एक्सिस पे y की वैल्यूज क्या होती हैं, 0 होती हैं। y एक्सिस पे x की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद इसका ये कॉन्सेप्ट होता है कि हमें क्या करना पड़ेगा, x की वैल्यू को 0 रखना पड़ेगा, ठीक है। हम x की वैल्यू को 0 रखेंगे, ठीक है, और इंटरसेप्ट का साइन लगाते हैं, प्लस माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं कि अगर y की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो इंटरसेप्ट y पे चला जाए, लेकिन x को जब हम इस्तेमाल करते हैं उसकी वैल्यू पॉजिटिव रखते हैं, लेकिन यहाँ हम उसका साइन का इस्तेमाल करते हैं। नहीं, शायद ऐसा नहीं होता। मुझे इतना याद आ रहा है, मैं इसको एग्जैक्टली माइंड में नहीं आ रहा, इसको देख के बता दूंगा। लेकिन होता क्या है कि हम ना y एक्सिस पर x की वैल्यू 0 होती है, हम अपनी इक्वेशन के अंदर x की वैल्यू 0 डालते हैं, 0 इनपुट करते हैं। उसके लिए स्लोप y पे होना चाहिए, देखिए स्लोप 2 जगह 0 होता है। अगर वो x से पैरेलल आ जाए तो उसका जो y से होना होता है वो 0 हो जाता है, अगर उसे y पे लाएंगे तो x का जो एलिमेंट है वो 0 होता है। तो फिर उस पर प्रेडिक्ट कर देते हैं कि अगर y के ऊपर के अगर स्लोप बना लें तो x की वैल्यू 0 हो जाती है। तो जो कांस्टेंट का साइन है, कांस्टेंट का जो साइन होता है, अगर वो नेगेटिव जाके
तो इंटरसेक्ट हुआ होता है नेगेटिव बाई एक्सिस पे, देखो पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव बाई एक्सिस पे इंटरसेक्ट हुआ होता है। एक ये फॉर्मूला भी होता है, किसी को माइंड में आ रहा है वाला फॉर्मूला y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। इस फॉर्मूले की मदद से भी हाँ हाँ मुझे एग्जैक्टली अब याद आ रहा है किस तरह से यूज़ होता है, लेकिन खैर चले मैं इसको देख के आता हूँ, फिर इसको डिस्कस करते हैं कि हम इंटरसेप्ट किस तरह निकाल सकते हैं। लेकिन फिलहाल माइंड में ये आ रहा है कि हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को 0 रखेंगे और फिर क्या करना होता है, हम उसकी मदद से हमें y की वैल्यू मिल जाती है। और लेकिन समझ नहीं आ रहा किस तरह से निकलेगी। वैल्यू उसकी कांस्टेंट की सेम ही रहती है इंटरसेप्ट की, सिर्फ हमें ये पता करना होता है कि कौन से एक्सिस पे जा रहा है, ठीक है। x को 0 करने से m खत्म हो जाता है, क्योंकि जो हाँ m तो खत्म ना मल्टीप्लाई होता है। वर्टिकल उसका स्लोप होता ही नहीं, सही है। लाइन का स्लोप नहीं होता। फिर जो x c की वैल्यू है वो पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है, इंटरसेप्ट की बात है। तो जब x 0 हो जाता है तो जो इंटरसेप्ट है जो साइन वो उसी एक्सिस पे लाई करता है जिस पे y लाई करता है। हाँ लेकिन फिर ये तो वैल्यू नहीं मिली ना हमें कोई भी। अब जैसे मैं यहाँ पे 0 रख रहा हूँ तो क्या हुआ, आपका पूरा पैरामीटर 0 हो गया, ठीक है। अगर ये 0 हो गया तो y की वैल्यू किस तरह निकलेगी, पता कैसे चल रहा है, नहीं समझ पा रहे। अब y की वैल्यू तो पूरी मतलब x की वैल्यू तो पूरी लाइन पे ही 0 होगी ना, तो y कौन सा पकड़े, फिर हम 1 पकड़े, 2 उठाएं, 3 उठाएं, कौन सी वैल्यू उठाएं, समझ रहे पॉइंट को। हाँ फॉर्मूला है लेकिन माइंड में नहीं आ रही वो चीज़, ठीक है। खैर इसको डिस्कस करते हैं। और ये दोनों चीज़ें मिलके आपको बस आइडिया हो गया होगा कि हम इसकी मदद से लाइन बना के फिर अपनी ये चीज़ लीनियर रिग्रेशन में परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने इनको देखना है कि कुछ एरर्स होते हैं हमारे पास, और इन एरर्स की मदद से हम फिर फर्दर डिसाइड करते हैं कि हमने अपने मॉडल में डेटा पे कौन सा मॉडल अप्लाई करना है, लीनियर रिग्रेशन का या कोई दूसरा मॉडल अप्लाई करना है जिसकी वजह से हमें रिजल्ट्स अच्छे देखने को मिल जाए। तो इसको फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करके मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन स्टार्ट करेंगे।